आपके हाथ में आके खड़ा हुआ है। आज सिर्फ बाजार को ये प्रूव करना है कि शुक्रवार का दिन है, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा दिन कर दे साबित। और आज मेरे साथ अजय और प्रियंका है कार्यक्रम में शुरुआत में। और एक और चीज़, हम 4 विंडो के जरिए सबसे पहले अहम ट्रिगर आपके सामने रख देते हैं और इससे आपको पता लग जाएगा कि मोटा मोटी आज किस चीज़ों का असर बाजार पर ज़्यादा हावी रहेगा। पहला, यूएस मार्केट्स में हल्की रिकवरी है। जैसे अजय भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये रिकवरी पे उनको ट्रस्ट कम है, लेकिन फिर भी हारा निशान तो है ही। तो आपके काम आएगा, कितना काम नहीं आएगा, इस पर आज चर्चा अभी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। जी एंटरटेनमेंट एफएडओ से बाहर हो गया, मामला एनसीएलटी के अंदर चला गया। आपको पता है एडिसन बैंक को लेकर जो याचिका थी एनसीएलटी ने मंजूर कर दी थी। ये 48 घंटे के अंदर सारा घटनाक्रम इसके साथ हो गया। महिंद्रा लाइफ के अमित सिन्हा बनेंगे नए एमडी एंड सीईओ। मिस्टर सुब्रमण्यम से बाहर हुए हैं, एकाएक इस्तीफा हुआ और नए आदमी का नाम भी आ गया, तो इसलिए इस पे आज बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और 1 मार्च को पूरी होगी एक्सिस बैंक और सिटी बैंक की ये डील। ये कंज्यूमर कारोबार को लेकर डील है। 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके साथ हम कार्यक्रम की आज शुरुआत कर रहे हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे थे अपने स्क्रीन्स पर, ये अनफॉर्चुनेट विजुअल्स वॉर के हैं। वॉर से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस और अपनी प्रायोरिटीज हर देश की अलग होती हैं और इसी के चलते रशिया और यूक्रेन में वॉर को 1 साल हो रहा है। 1 साल जो हो रहा है उस पर थोड़ी सी चीज़ें वापस से गड़बड़ा गई हैं। इसी वजह से बाजार थोड़ा पिछले 24 घंटे में प्रेशर में भी आया। लेकिन आज ये एक खास शो हम लेके आएंगे 1:30 बजे, इसके ऊपर 1 साल वॉर के होने पे इकोनॉमिकली क्या फ़र्क पड़ता है, बाजार को एसेट प्राइसेस को क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे बाजार के बारे में। डिम्पी, ये 1:30 बजे क्या चीज़ होती है? हमने 1:30 बजे तो सुना है, 11:30 सुना है, 12:30 सुना है, 1:30 तो मैंने पहली बार सुना। आपको स्पेशल शो प्लान कर रहे हैं 1:30 बजे? ये नया, ये अजय, ये एक नया फैशन है मार्केट के अंदर 1:30 बजे। वही मैं सोच रहा था कि मैं 1:30 बजे तो एक स्पेशल शो कर रहा था, 1:30 क्या चीज होती है? देखिए, उनका वे यही था कि आपका ध्यान उस तरफ जाए। अब देखिए, जो भी है, जिस तरह भी उन्होंने बोला, लेकिन ध्यान तो देखिए हमारा ध्यान हर जगह होता है, ये डिम्पी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एनीवेज आगे चलते हैं। बिल्कुल, तो बाजार यूएस के बारे में मार्केट्स को बात पहले करते ग्लोबल हैं। मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। कल हमने देखा लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आपको दिखी, डाउ हो, नैस्डैक हो, और इनफैक्ट अब तो ये एशियन मार्केट्स भी आप देखें तो वो भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये सारा जो सिनेरियो फिर से बनता हुआ रिस्क, ये 1-2 दिन की जो नर्वसनेस थी यूएस मार्केट्स में, उसके बाद फिर से आपको एक रिकवरी सी दिख रही है। ये टेक्निकल रीबाउंड्स है, क्योंकि कहीं से भी फियर्स तो शेड ऑफ नहीं हुए। इनफैक्ट एक नया कमेंट, आई एम श्योर आपने भी जेमी डिमॉन का पढ़ा होगा, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फेड के हाथों से इन्फ्लेशन का कंट्रोल तो निकला है। वो देखिए, नेवर फाइट द फेड, ये सारे बड़े बड़े सीईओज ओपिनियन दे सकते हैं फेड के बारे में, लेकिन फेड जो है सुप्रीम है, उसके लिए उसको मदर मार्केट बोला जाता है। हाँ। और अभी आपको पता चलेगा कि वो फेड का कंट्रोल है या हाथ में या नहीं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि 3-4 हाइक अभी और आगे लगे हुए हैं। इनफैक्ट जो अभी तक हाइक्स हुए हैं यूएस फेड ने जो किए हैं, वो डेटा में कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया है। ये कहना बिल्कुल सही होना, क्योंकि 2 रीडिंग होम सेल्स की, जॉब्स डेटा की और इन्फ्लेशन की, जिसने माहौल पूरा बिगाड़ा। उसके अलावा तो ऑलरेडी असर दिखना शुरू हो गया था। और दूसरा, अभी जनवरी का होम सेल्स डेटा आएगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा आएगा। कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जितनी हमें उम्मीद थी। और ये जो रैली आप यूएस मार्केट में देख रही हैं, इसके आपके स्क्रीन के ऊपर चार्ट्स लेके आते हैं हम। आपको बता दें कि ये 4 दिन की गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग रिबाउंड आया है। कोई ऐसा भयंकर डेटा नहीं आ गया है यूएस मार्केट में जो आपको बता रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में, जिसकी वजह से रनअवे रैली है। और बहुत ज्यादा बड़ी रैली भी नहीं है, बहुत मामूली रैली है। हाँ। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितना इसको जो है एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। टेक्निकल बाउंस बैक दिखा है। टेक्निकल बाउंस बैक, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिखा। अब डोमेस्टिक मार्केट्स की भी बात करते हैं कि कल हमने देखा कि हमने 17,500 को तो कैसे तैसे प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन कंसर्न्स और इश्यूज तो अब भी लग रहे हैं। एक्सपायरी हो गई उसी जोन के बीच हुई, 17,400 से 500 के बीच की, जो जिस बैंड की हम सबसे ज़्यादा ओपिनियन हमारे पास थी। लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? आप एसजीएक्स निफ्टी को तो खैर ट्रैक करना ही बंद कर दें, क्योंकि कल भी जो दिखा रहा था उसकी
सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आपको गैप अप दिखा था, उसके बाद तो प्रेशर में था। अब आज के लिए लेकिन एक व्यू ये भी आ जाए, क्योंकि 17,500 के ऊपर हम बंद हुए थे, प्रोटेक्ट कर पाए, तो शायद थोड़े से लॉन्ग के ट्रेड्स, रिकवरी के ट्रेड्स, शॉर्ट कवरिंग बाउट थोड़ा और रह सकता है आज। देखिए ऐसा है कि कल परसों सेकेंड हाफ में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी, वो नहीं आई। कल भी लोगों ने अपने शॉर्ट रोल ओवर किए, अपने शॉर्ट पोजीशंस कवर किए, क्योंकि उन्हें मालूम है ट्रेडर्स को, जो मजबूत बेयर्स हैं, कि कोई भागा नहीं जा रहा है मार्केट यहाँ पे, और कोई शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर भी नहीं हुआ। कल भी लोग मायूस हुए। इनफैक्ट कल का जो प्राइस एक्शन था वो अच्छा नहीं था। आप 6% बाजार में डाउन है 2 सीरीज में रफली। वो सीरीज का डेटा अगर डायरेक्टर साहब ला सके, ईच सीरीज में हमने कितना खोया है, करीब 3% फरवरी सीरीज में, जैन सीरीज में करीब 2.5-3%, 5-6% आपने 2 सीरीज में बैक टू बैक आप डाउन हैं। और शॉर्ट ट्रेडर्स जो बड़े शॉर्ट हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेयर्स हैं, वो मजबूती से पोजीशन होल्ड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कल भी पोजीशन कवर नहीं करी, ये जानते हुए कि एक्सपायरी है। उन्होंने शॉर्ट रोल ओवर किए, तो बाजार में ये एक एक्चुअली नेगेटिव साइन है। शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, टेक्निकली ओवरसोल्ड है बाजार, उसके बाद भी नहीं आई। पॉइंट ये है कि आज जब 60 पॉइंट ऊपर आप खुलेंगे, क्या वो शॉर्ट्स जो है प्रॉफिटेबल शॉर्ट्स कवर होंगे? सवाल ये है। मुझे लगता है अभी भी सेल ऑन रैली का माहौल है। बाजार 17,400 17,500 आप उसको ना किसी एक पॉइंट को लेके पकड़ नहीं सकते, वो जोन है एक्चुअली। 17,400 500 जोन सपोर्ट अभी तक बहुत मजबूत सपोर्ट पेश आया है, लेकिन 18,000 पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस है, वो जल्दी टूटेगा नहीं। आने दीजिए, हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग रिबाउंड में 17,700 800 18 क्लोज ले जाए, लेकिन अभी भी सेल ऑन रैली का माहौल है। आप इंग्रेडिएंट्स देखिए बाजार के, 60% स्टॉक अभी भी स्मॉल कैप में 200 डीएमए के नीचे हैं, मिड कैप में भी करीब करीब 50% स्टॉक्स 200 डीएमए के नीचे। तो कहीं ना कहीं बाजार में कमजोरी के साइंस हैं। बैंक्स, आईटी में आपको पुल बैक्स पे अच्छे मौके मिल सकते हैं रिबाउंड खेलने के लिए, लेकिन उतना ही है, ये पुल बैक में आपको ऊपर में देना ही पड़ेगा माल। सेल ऑन राइस का माहौल बना हुआ है अभी भी। ठीक है, एक बार एफएनओ में जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की रोल ओवर्स देखने को मिले, डिटेल्स एक बार डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी बता पाएंगे कौन से सेक्टर्स में शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं, कैसी पोजिशनिंग दिखी कल मंथली एक्सपायरी की? देखिए, कुल मिला के अगर आप पहले इंडेक्स के रोल ओवर से शुरू करेंगे तो वो करीब 75% के आसपास का निफ्टी का और 84% बैंक निफ्टी का आया है। अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी का जो रोल ओवर आया है वो एवरेज से, उल्टा एवरेज से 1 पॉइंट ज़्यादा ही है। हाँ, लेकिन निफ्टी का थोड़ा सा रोल ओवर इस बार हमको कम आते हुए दिखा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ थोड़ी अपने आप में डेज के हिसाब से भी छोटी रहती है। फेब मंथ की सीरीज़ होती है, और दूसरा इसके अंदर वॉलिटिलिटी हमको काफ़ी आते हुए दिखी है, तो हो सकता है अगली सीरीज़ के अंदर हमको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट बनता हो दिखे। इसलिए रोल ओवर कम होना भी ठीक है, क्योंकि आप मंदी के साथ ज़्यादा रोल करके जाते हो तो मंदी को ही कैरी कर जाते। खैर, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। आप कल निफ्टी के अंदर एक्चुअली कल क्या हुआ कि जो शिफ्टिंग हुई है निफ्टी के अंदर, वो करीब 128 पॉइंट के साथ हुई है। यानी कि लोगों की जो निफ्टी बनी है कल, वो 128 पॉइंट महंगी होके आए हैं, तो पहले 128 पॉइंट कमाने होंगे। तो इसलिए मैं पहले उम्मीद ये करता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आएगी तो कम से कम 128 से 150 पॉइंट तक की तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जो कॉस्ट हुआ है शिफ्ट, वो उनको पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, 2 लाख के शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ हमने सीरीज के साथ एंटर किया है। ये ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, कम नहीं है। इसका मतलब इस सीरीज में भी काफी फ्यूल रहने वाला है, जो कि आपको काफी वॉलेटाइल रखेगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी 1 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ हमने एंटर किया है, और इसके अंदर जो शिफ्टिंग लगा है, यानी कि आपकी बैंक निफ्टी महंगी हुई है, वो करीब हुई है करीब 350 पॉइंट आपकी बैंक निफ्टी यहाँ पे महंगी होकर आई है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज शुरुआती पुल बैक कम से कम 350 पॉइंट के आने के बाद ही लोगों को सेम, यानी कि इनके जो कॉस्ट पड़ा है वो उनका मैच होगा। आते हैं सीरीज के अंदर गेनर कौन कौन से थे और लूजर कौन से थे, फिर मैं आपको रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रोल ओवर वाले और कम रोल ओवर वाले पॉइंट रखूंगा। वोल्टास, परसिस्टेंट, टीवीएस, टेक, ये कुछ एक शेयर्स थे जहां पे अच्छा मूवमेंट आया। आईटीसी को ना भूलेगा इस बार की सीरीज का। जो लूजर्स थे इस सीरीज के, वो अदानी एंटरप्राइज, अंबुजा, डिक्सन, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर्स थे। आते हैं पीसीआर वगैरह पे, जो भी आपकी स्क्रीन पे भी लगा हुआ है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कल बैंक निफ्टी 0.5 तक चला गया था परसों, और कल थोड़ा सा सुधार हुआ है। कल निफ्टी के अंदर भी मामूली सा सुधार हुआ है, हम कंपैरेटिव भी रखते हैं आपके सामने। इसका मतलब है कि बुल्स की ग्रिप कल थोड़ी बननी शुरू हो रही है। देखते हैं कितनी पकड़ आती है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं है, ये नंबर एक वैसे ही नंबर है जैसे आम आप देखते हैं। आ जाते हैं विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे, करीब 3.5% ये कल टूटा है।
एक बार मैं बोलूंगा कि एक बार F5 का नंबर अगर आप वापस दिखा पाए तो उसके अंदर एक पॉइंट मेरा नोटिस करवाने से छूट गया था, वो था 28,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अजय। YTD के हिसाब से यानी साल के हिसाब से देखें, ये नंबर अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। 28,000 करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर खरीदारी होना। इससे पहले फेब महीने में 19,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बाइंग थी इंडेक्स ऑप्शंस की। इसका मतलब यह है कि मार्केट बेस बनाने के लिए एक बड़ा नंबर लेके आ चुका है F5 का। ये कितना काम आएगा आज कल में आपको जरूर पता लग जाएगा। रही बात रोल ओवर के हिसाब से, तो अगर आप वैसे रोल ओवर के हिसाब से देख रहे हैं तो पॉजिटिव हुआ है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, पावर के अंदर, FMCG के अंदर। ये सेक्टोरियल रोल ओवर्स हैं। इसके अंदर जो कमजोर रोल ओवर हुआ है वो मेटल्स के अंदर, बैंकिंग के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, मीडिया के अंदर, ये नेगेटिव हुआ है। सबसे ज्यादा MRF, UPL, टॉरेंट, फार्मा में रोल ओवर हुआ है। सबसे कम सिंजिन, SBI लाइफ, नवीन फ्लोरिन में। ये रोल ओवर के कुछ एक नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बात मैं और बताऊंगा जो कि सिल्वर लाइनिंग के तौर पर हमेशा आपके पास रहेगी, वो है कि F5 की होल्डिंग ना बढ़ रही है ना घट रही है। ये पीछे कम से कम 20 दिन से 23% के इर्द गिर्द घूम रही है। कोई स्पार्क इसमें अगर आ गया तो फिर आपका काम बहुत तेजी से बनेगा। ये जरूर नंबर हमेशा नोटिस करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको कुछ और बड़े वॉइसेस सुनवा देते हैं एनालाइज करने से पहले कि बाजार का माहौल क्या है। हमारे साथ सौरभ मुखर्जी ने बातचीत की थी अभी। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस कमजोरी का कैसे जायजा ले रहे हैं और कौन से सेक्टर्स पर उनकी नजर है। जैसे आपके बोलने से ही ऑब्वियस हो जा रहा है, अगर यूएस में रिसेशन आए तो जाहिर है फेडरल रिजर्व रेट घटाना तो छोड़ ही देगी। मेरे ख्याल से रेट बढ़ाना छोड़ ही देगी। अगर रिसेशन यूएस में आ गई तो रेट बढ़ाना फेडरल रिजर्व छोड़ ही देगी और मेरे ख्याल से रेट 1 से 2% घटा भी सकती है। तो अगर रिसेशन आ गया तो बहुत मजा आएगा, बट मेरे ख्याल से यूएस में रिसेशन इस साल संभावनाएं कम है। ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति यूएस में और इंडिया में मेरे को मजबूत लग रही है। अगर रिसेशन आए यूएस में तो रेट्स नीचे जाएंगे और तेल का भाव टूटेगा। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, लास्ट 40 वर्षों में जब जब यूएस में रिसेशन आया है उसके अगले 2 साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल पटाखे की तरह करारा रहा है। कोविड के जब पहले 2-3 धमाकेदार बहुत ही पेनफुल क्वार्टर्स थे, अगर वो छोड़ दूं उसके इर्द गिर्द ये सारे क्वार्टर्स में 20 से 25% टॉप क्वालिटी इंडियन कंपनीज अर्निंग दिखाते रहते हैं। वो आज भी दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि लास्ट करीबन 15 महीने में हमारा कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो का स्टॉक प्राइसेस आर डाउन अराउंड 12%। हमारा मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट स्टॉक प्राइसेस आर डाउन अराउंड 22% और हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प स्टॉक प्राइसेस आर अराउंड 15%। तो हमारे क्लाइंट्स को कहना है कि देखिए, अगर आपको दिख रहा है अर्निंग्स ऐसे जा रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस ऐसे जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी दिखाता है। अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन है, संकेत है, खतरे का संकेत नहीं है। अगर आपका अर्निंग्स क्वार्टर अपॉन क्वार्टर ऊपर जा रहा है, उदाहरण के तौर पर लीजिए HDFC बैंक, लास्ट 4 साल से अर्निंग्स कंपाउंडिंग करीबन 22% रही है। शेयर प्राइस कंपाउंडिंग केवल मात्र 5% रहा है। अगर किसी दर्शक को लग रहा है कि HDFC बैंक में कोई खतरा है, वो दूर रह सकता है। हमको तो लगता है मौका है, इसलिए हम दबा के खरीद रहे हैं HDFC बैंक। कंजम्पशन इंडिया में अच्छी भाग रही है। अब आते हैं स्पेसिफिक, एक मुद्दा है जो लोअर इनकम श्रेणी है इंडिया में, जो लोग साल में 2 लाख से कम कमाते हैं, उनकी बहुत बुरी पिटाई हुई है लास्ट 2-3 साल में। फॉर्मलाइजेशन का तो दौर चल ही रहा था। GST की वजह से छोटे छोटे ब्लैक मनी कंपनीज बंद हो रहे हैं, उससे कम कमाई वाले लोगों का नुकसान हो रहा था। उसके बाद कोविड के दोनों लहरों ने कम इनकम वाले लोगों को खूब पीटा। अब इससे क्या हो रहा है कि FMCG कंपनीज की बिक्री देखें या दवाई की बिक्री देखें या रिलैक्सो के चप्पल की बिक्री देखें, ये सारी चीजें टूट गए हैं। एंड वो एक अलग सा एक चिंताजनक सिचुएशन है। मेरे ख्याल से सरकार कुछ करेगी इस मुद्दे पे अगले 12-15 महीने में, जैसे इलेक्शन पास आते हैं। ऑलरेडी सरकार ने घोषणा की 2 महीने पहले कि खाना फ्री दिया जाएगा इस वर्ग को खाना, फूड ग्रेन्स फ्री दिए जाएंगे और नियरली फ्री दिए जाएंगे। वो अच्छा मूव है मेरे ख्याल से। वो एक सेपरेट मुद्दा है कि जो गरीब लोग हैं, 2 लाख से कम कमाते हैं साल में, उनकी खूब पिटाई हुई है और उनका कंजम्पशन बिल्कुल टूटा है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने की वजह से गाड़ी का पूरा जो इंडस्ट्री है काफी हद तक फोन की तरह बन गया, आईफोन की तरह बन गया। जैसे आईफोन का सॉफ्टवेयर या किसी फोन का सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड भी हर 6 महीने सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल का सॉफ्टवेयर का
नया अपग्रेड आता है, मानिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव की जाती है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव की जाती है, तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साइकिल से टाटा एलेक्सी का काम बढ़ गया। और साथ ही साथ जिस प्रकार से आईफोन का नया मॉडल हर साल आता है, इलेक्ट्रिक कार की मॉडल भी हर 16-18 महीने में नई मॉडल आ जाती है। पुराने जमाने में नए मॉडल आते आते 5-10 साल लग जाते थे। अब ईवी के जमाने में मॉडल अपग्रेड साइकिल और उसकी रफ्तार पिकअप हो चुकी है, और इन दोनों चीजों से टाटा एलेक्सी का एड्रेसेबल मार्केट हमारे ख्याल से काफी बड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मैं गाड़ी का विवरण दे रहा हूँ, जिस प्रकार से गाड़ी की इंडस्ट्री बदल गई है, उसका इंजीनियरिंग डिजाइन साइकिल और रफ्तार से बढ़ रहा है, उसी प्रकार से मेडिकल डिवाइसेस का इंडस्ट्री बदल गया है। उसी प्रकार से जो आप ओटीटी प्रोग्राम्स के स्क्रीन देखते हैं, उनका भी पीछे का जो सॉफ्टवेयर है उसी रफ्तार से बदलता रहता है। ये जो पूरा इंडस्ट्री है, जहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस साइकिल हर 6 महीने, हर 12 महीने चेंज किया जाता है बाय राइटिंग न्यू सॉफ्टवेयर, उसमें हमारे इंडियन कंपनीज की अहमियत बढ़ गई है। टाटा एलेक्सी स्पेसिफिकली इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, ईवीज, मेडिकल इक्विपमेंट, उसकी स्किल सेट स्ट्रांग है, और इसीलिए हमने इस कंपनी में निवेश किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक और खुशखबरी से आपके दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पिछले कुछ सालों में देखा हो किस तरह से भारतीय इंडियन सीईओज बड़े ग्लोबल कॉरपोरेशंस की शान बढ़ा रहे हैं और देश की शान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चॉइसेस्ट ऑफ नाम अगर आप देख लीजिए तो बड़ी ग्लोबल कॉरपोरेशंस का के सीईओ भारतीय ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन के, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये। और इसका एक और उदाहरण कल शाम को खबर आई कि अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के नए बॉस बनेंगे। ये मास्टर कार्ड के पुराने सीईओ हैं, फॉर्मर सीईओ, और अजय बांगा डेविड मॉलपस से पद ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन साहब, उन्होंने खुद अजय बांगा का नाम रेकमेंड किया है। यही नहीं, आप जानते होंगे डिलॉयट के जो ग्लोबल हेड हैं पुनीत रंजन, जो अक्सर यहाँ ET Now स्वदेश पे और ET Now पे आपको बात करते हुए नजर आए हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो भी सैप के नए चेयरमैन बन गए। तो एक और अपने आप में एक और इंडोर्समेंट है कि इंडियन माइंड और इंडियन ब्रेन किस तरीके से तरक्की करके पूरे वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबको जो चॉइस हो रही है वो इंडियन माइंड और इंडियन ब्रेन की ही हो रही है। और अजय बांगा जी अब वर्ल्ड बैंक के नए बॉस बनेंगे, ये भी उसी डायरेक्शन में होती हुई एक इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अब तो कितनी सारी प्रेस्टिजियस पोजीशंस पर आप देखें तो इंडियंस हैं, ना सिर्फ आप और बड़ी बड़ी कंपनीज, ये तो खैर एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है, आप चाहे गूगल की बात करें, आप अल्फाबेट की बात करें, कितनी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको इंडियन सीईओज हैं, इंडियन मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है। यूके प्राइम मिनिस्टर इंडियन है। वेल वो तो डेमोक्रेटिक वे में चूज हुए हैं, वो तो विन करके आए, लेकिन इनको तो अपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेफरेंस है इंडियन ब्रेन के लिए। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे साथ शरद अब जुड़ रहे हैं। ओके, शरद को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम कुछ अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है कल, बहुत सारे विदेशी इंपॉर्टेंट लोग जो हैं दुनिया भर से ट्रैवल करके इंडिया में आ रहे हैं। जैनेट येलेन जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो भी इस समय भारत में हैं, और कल उनकी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई। ये सब जो G20 की प्रेसिडेंसी जब से इंडिया ने ली, ये देखिए, ये शानदार विजुअल्स आपके स्क्रीन पे आते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मीटिंग हुई है 2 बिगेस्ट डेमोक्रेसीज वर्ल्ड की, उनके ट्रेजरी से की, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साथ में डिस्कस कर रही हैं। डिम्पी, ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत पावरफुल तस्वीर है। वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, मोस्ट पावरफुल नेशंस की फाइनेंस हेड्स, ट्रेजरी से की है, वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर की जैसी ही होती हैं, वो दोनों हाथ मिला रही हैं और बातचीत कर रही हैं। हमारे साथ टेकीज हमारे आ चुके हैं, हेमेन कपाड़िया और संतोष मीना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बाजार को कैसे ट्रेड करना चाहिए इस समय। हेमेन, हम आपकी काफी देर से राह देख रहे थे, बताइए, शॉर्ट कवरिंग की भी राह देख रहा है बाजार, क्या आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। कुछ वो स्टाइप लोड नहीं हो रहा था, कुछ वर्जन अपडेट हो रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, रिग्रेट्स। ओवरसोल्ड है अजय जी, 17,430 का सपोर्ट लेवल है। कल भी केम टू 17,455। मार्केट्स ओवरसोल्ड है, एक्सपायरी हो चुकी है,
तो लग रहा है कि अभी नियर टर्म में जैसे आपने बताया बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। यस, लेकिन जो भी पॉजिटिव्स हैं अजय जी, रिस्ट्रिक्टेड है इंट्राडे चार्ट तक, और निफ्टी बैंक थोड़ा बेटर दिख रहा है। शायद रिलायंस का वेटेज निफ्टी को ड्रैग कर रहा है, लेकिन यस, निफ्टी बैंक लुक्स बेटर। आई थिंक स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, वहाँ पे थोड़े बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। मेटल स्टॉक्स है जहाँ पे ओवरसोल्ड सिटी है, तो ऑल ओवर द प्लेस विक्स 15 है, इतना चिंता का कारण नहीं है। लेकिन डॉलर इंडेक्स ने बॉटम कर लिया है, सो फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मेटल्स पे प्रेशर रहेगा। सो फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी सिलेक्टिव, लेकिन यस आई थिंक कल का लो है आज 2 घंटे तक नहीं ब्रीच होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी अजय जी, तो एक बाउंस की जरूर उम्मीद कर सकते हैं। ओके तो ये तो इंडेक्स पे एक व्यू रहा हेमेन का। संतोष भी हमारे साथ है, संतोष से भी समझ लेते हैं। संतोष, क्या आज भी एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट, कल तो खैर बहुत छोटा सा ही था, माइनर सा ही था बाउट, क्या आज एक्सपेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कल क्लोजिंग शो में मैंने डिस्कस किया था कि वी आर नियर टू बॉटम। अब वो देखना होगा कि आज मॉर्निंग में बनता है, सेकंड हाफ में बनता है, क्योंकि जो 17,500 से 350 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 350 पे 200 दिन का मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और हिस्टोरिकली मैंने जैसा डिस्कस किया था कि जो भी नई सीरीज शुरुआत होती है उसका फर्स्ट डे का लो और हाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हम बिल्कुल ओवर सोल्ड है, तो मेरे हिसाब से आज का लो एक मेरे लिए सैक्रोसेंट लेवल रहेगा। अगर आज हम बेस बना लेते हैं तो शायद ये सीरीज काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो FIS का इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट एक्सपोजर है वो अराउंड 81% पर है। लास्ट टाइम ये जुलाई और अक्टूबर में हुआ था, इस तरह का 15% लॉन्ग पोजीशन रह गई थी FIS की। तो उस सीरीज में हमने निफ्टी में करीबन 1000 पॉइंट्स की रैली देखी थी। तो क्या सिमिलर मूव प्ले आउट हो सकता है? तो चांसेस है। तो जो रिस्क ले सकता है ये 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस का 17,350 तक का, तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पर भी लॉन्ग की जा सकती है। बैंक निफ्टी भी 40,000 से 39,000 के बीच में बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जो 1000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी अगर कोई बियर कर सकता है तो करंट लेवल पर भी खरीद सकता है। और अगर कोई थोड़ा सा सेफ साइड प्ले करना चाहता है तो आज फर्स्ट हाफ का वेट कीजिए, मार्केट सिग्नल देता है बॉटम आउट के तो फिर लॉन्ग करिए, क्योंकि आज का लो फिर आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा एज ए स्टॉप लॉस। तो खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी, बट फर्स्ट हाफ में वेट एंड वॉच का मोड रहेगा, सेकंड हाफ में रिकवरी आती है तो हम खरीदारी करेंगे, या फिर मंडे से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट फॉर टाइमिंग रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है बुल्स के फेवर में। बुल्स के फेवर में है क्योंकि टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड है बाजार, और जैसा डिम्पी ने डेटा में भी बताया था FNO में बाजार बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा पोजीशंस है नहीं, लाइट बाजार। थोड़ा सा भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर पावरफुल पुल बैक रैली आ सकती है। और ये निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो ये बता रहा है कि बार बार हमने 17,400-500 के जो एरिया पे आके सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट की अहमियत बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होता जा रहा है। इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, लेकिन स्टॉक्स इन फोकस जब लॉन्ग ट्रेड बनी रहे और माहौल फेवर कर रहा है समय लॉन्ग ट्रेड्स का, तो कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए? शरद आ गए हैं वो 3 त्रिमूर्ति स्टॉक्स लेके। शरद, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है सनोफी इंडिया। चौथे तिमाही कैलेंडर ईयर 2022 के जो नतीजे आए थे वो लगभग वहाँ पे पैट में 46% का ग्रोथ आया है और लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए। लेकिन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो डिविडेंड जो अनाउंस की गई है, स्पेशल और इंटरिम दोनों मिला के 377 रुपीज़ प्रति शेयर की हुई है। इसका मतलब डिविडेंड यील्ड आता है 7% का, और एक स्टेबल फार्मा MNC कंपनीज़ है, और ऑफ कोर्स द स्टॉक प्राइस भी थोड़े हायर लेवल्स पे, इसलिए जो डिविडेंड यील्ड है उसमें जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है प्रीकॉल। यहाँ पे उनकी कॉन कॉल हुई थी, एंड ऑफ कोर्स ये कॉन कॉल हुई थी मिंडा कॉर्प के एक्विजिशन के बाद का क्या इम्पैक्ट रहेगा। और इम्पॉर्टेंट बात जो है मैनेजमेंट ने वापस यही कही है कि वो जो है प्रोटेक्ट करने वाले की पूरी कंपनी की कंट्रोल जो है मैनेजमेंट और प्रमोटर्स के पास रहे एग्जिस्टिंग जो है, और इसके अलावा जो है अगर और कोई फायर फाइटिंग मेजर्स जो कंपनी लेना चाहती है वो उस पर भी डटे रहेंगे। और अभी भी वो मानना है कि मिंडा कॉर्प का जो इन्वेस्टमेंट है एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। हालांकि हमने जो थोड़ी डेटा देखी तो वहाँ पे पता चला कि इनसाइडर्स में जो है कल लगभग 55,000 शेयर्स की एक्विजिशन प्रीकॉल ने की है अपनी तरफ से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि अब बाइंग थोड़ी स्टार्ट हो रही है प्रीकॉल से।
प्रमोटर्स का नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स और जो इनसाइडर्स हैं उनमें देखने मिल रही है। इसके अलावा तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा जी शिपिंग। कल एक मैनेजमेंट मीट हुई थी, बुलिश नज़रिया जो था देखने मिला था, कमेंट्री स्पेशली उनकी जो ऑफशोर बिजनेस है यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए कि अगले 3 से लेकर 5 साल तक जो एक अप साइकिल देखने मिलेगा और एबिडा में भी जो है लगभग 35% का CAGR अगले 2 साल में ग्रोथ देखने मिलेगा। और टैंकर सेगमेंट में भी उन्होंने कहा है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिलेगी डिमांड में अगले 2 साल के लिए। ठीक है, ये कुछ एक अहम खबरें थी जिसको हमने 3 खबरों को छाट के त्रिमूर्ति बना दिया। इसमें जी शिपिंग की खबर काफ़ी दिनों बाद ये शेयर चर्चा में है, इसके बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन एक काम पहले करते हैं। संतोष जी से उनसे ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं और हेमंत जी से भी ले लेंगे। संतोष सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज की। यस, मेरे 3 स्टॉक्स है, उसमें से 2 बाइंग साइड है और 1 सेल साइड है। पहला स्टॉक मेरा KPR मिल्क का है। इस स्टॉक की बात करें तो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है। स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक बॉटम आउट प्रोसेस में था और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले समय में फ्रेश हाई भी बनते दिखेंगे, बट इमीडिएटली मेरे हिसाब से यहाँ पर 625 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। 585 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है भारत डायनेमिक। वैसे मैं इस सीरीज के लिए PSU स्टॉक्स पर बुलिश हूँ और BDL में तो कल बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। इसमें एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया और मेरे हिसाब से मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। तो यहाँ पर आप 1000 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक स्टॉक शॉर्ट साइड भी है, अगर मॉर्निंग में कुछ प्रॉफिट बुक प्रेशर आता है मार्केट में तो जुबिलेंट फूड मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। स्टॉक ओवरऑल इसका चार्ट देखे तो डाउन साइड का ही है। एक बाउंस बैक आया था और बाउंस बैक में इसने 20 डे मूविंग एवरेज से फिर से सप्लाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो 430 का टारगेट रहेगा, ऊपर में 450 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2 कॉल्स पसंद आ रही है, KPR मिल और भारत डायनामिक्स, और एक सेल कॉल आप जुबिलेंट फूड को फर्दर यहां से भी वीक होता हुआ देख रहे हैं और शॉर्ट कॉल है आपकी। ठीक है, हिमेन से समझ लेते हैं। हिमेन, आपके क्या होंगे आज के कॉल्स? 2 कॉल्स है, लेकिन इंट्राडे कॉल्स है। पहला कॉल है स्टेट बैंक पे बाई कॉल है। स्टेट बैंक 520 की एंट्री, 516 का स्टॉप लॉस, 528 का टारगेट। स्टॉक ओवरसोल्ड है। इंट्राडे चार्ट पे इंडिकेटर्स बाय में आ चुके हैं, हायर टॉप हायर बॉटम किया है। दूसरा स्टॉक है, आई थिंक लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्रियंका, ग्रैन्यूल्स है। वंस अगेन बाय कॉल है, इंट्राडे कॉल है। 282 की एंट्री है, 278 का स्टॉप लॉस और 290 का टारगेट। सेम लॉजिक, इंट्राडे हायर टॉप हायर बॉटम ऑसिलेटर्स बाइंग मोड आफ्टर सम पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एक स्टॉक हम डिस्कस करना चाहेंगे सबसे पहले। आज कल बाजार बंद होते होते शिपिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक 10% बंद हुआ। इसका हम डीप एनालिसिस लाएंगे। हमारे सहयोगी प्रकाश ने खबर ब्रेक की थी कि डीमर्जर हो रहा है नॉन कोर एसेट्स का, लेकिन इंट्राडे लेके आई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 10% ऊपर बंद हुआ। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका डाइवेस्टमेंट होगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इसमें आएंगे। उसके पहले एक डीमर्जर हो रहा है। डायरेक्टर साहब, ये लेके आइए शिपिंग कॉर्पोरेशन का इंट्राडे ग्राफ लास्ट के 15 मिनट में। अब ये 125-26 का भाव आ गया है इसका, 10% ऊपर। अब इसका 6 महीने का ग्राफ लीजिए। 6 महीने अगर आप लेवल में देखेंगे तो आपको नजर आएगा बहुत ज़्यादा चला हुआ है नहीं अभी। ये लेके आइए डायरेक्टर साहब 6 महीने का ग्राफ। इनफैक्ट ऊपर में 150 रुपये का भाव देख चुका है, उसके बाद ये 125 पे। ये रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी दे रहा है कहीं ना कहीं। चार्ट्स पे जरा चेक करके बताएं हिमेन, शिपिंग कॉर्पोरेशन कल का जो मूव आया था वो वॉल्यूम बैक था। अगर लिया हुआ है तो होल्ड करना चाहिए या क्या करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे शिपिंग को आपको? आई थिंक अजय जी जैसा बताया, होल्ड कर सकते हैं। वॉल्यूम काफ़ी हुआ है, वॉल्यूम कुछ 2 महीने का 1.5 महीने का हाई वॉल्यूम है अजय जी। अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है। एक है 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही कल रेजिस्टेंस मिला है, लेकिन आज शुक्रवार है, वीकली चार्ट भी बन रहा है अजय जी। तो ये लेवल्स अगर आज भी सस्टेन होते हैं तो एक अच्छा रिवर्सल वीकली चार्ट पे भी हो जाएगा। ऐसी मार्केट में आई थिंक रिलेटिवली एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस है, हालांकि थोड़ा एडजस्टमेंट बाकी है। एक दिन से आई एम नॉट श्योर कि वीकली पे हम लोग एक पॉजिटिव बाय कॉल ले सकते हैं, बट यस यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। 2-4 ट्रेडिंग सेशन जरूर लग सकते हैं। क्वार्टरली चार्ट्स पे आई थिंक इट इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वीकली पे ये करेक्शन था, मंथली पे जैसे आपने बताया 160 वाला नीचे आ चुका है, तो एक रनअप हो गया था
135 से लेकर 160 उसका टाइम और प्राइस करेक्शन देख रहे हैं अजय जी। तो शॉर्ट टर्म इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपका शायद 9 महीने या 1 साल का व्यू रहेगा। तो आई थिंक एक बुल मार्केट में ये करेक्शन है जो फाइनली 160 पार करके 180 190 तक जाएगा, लेकिन ये आई हैव अ फीलिंग ये 1 साल का व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं रहेगा अजय जी। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए आप व्यू रख रहे हैं एससीआई में। हालांकि कल हम ये स्टॉक जब क्लोजिंग में डिस्कस भी कर रहे थे तो 128 130 के पास संतोष मान रहे थे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, एक बार इसे क्रॉस करता है तो ऊपर के लेवल्स होंगे। देखते हैं आज कैसी मूव आती है, लेकिन खबर तो पॉजिटिव है और ईटी नाउ की ये न्यूज ब्रेक कंफर्म भी हुआ है। प्रकाश हम तक ये खबर लेकर आए थे। चले बढ़ते हैं आगे, आज कुछ ब्रोकिंग हाउसेस के व्यूज भी समझ लेते हैं, कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। लिस्ट वमाक्षी ने कंपाइल किया है, उनसे पहले समझते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एक्सिस बैंक के साथ। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो सिटी का एक्विजिशन एक्सिस बैंक कर रही है वो ऑन ट्रैक है। इनफैक्ट मार्च 1 2023 तक ये कंप्लीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड को लेकर, और वैल्यूएशन भी एक्सिस बैंक के लिए काफ़ी आकर्षक है। इसकी और इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य दिया है 1200 प्रति शेयर का, और इन्हें करंट मार्केट प्राइस से करीब 42% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। इसके अलावा जोमैटो भी हमारे रेडार पर है। सिटी का मानना है कि जोमैटो अब फोकस कर रहा है ग्रोथ की तरफ, और उनका जो लॉयल्टी प्रोग्राम है ये एक मजबूत मीडियम टर्म वैल्यू इंजन बन सकता है। करीब 50 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आ सकता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स पर, मगर इसके बावजूद जोमैटो पर सिटी ने खरीदारी की राय दी है। अब फोकस करेंगे हम एनएमडीसी पर। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि आयरन ओर में रैली आने की उम्मीद की जा रही है, और एक मजबूत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे नजर आ रही है, और एनएमडीसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज करने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने एनएमडीसी पर खरीदारी की राय दी है, और करंट मार्केट प्राइस से इन्हें करीब 32% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। थर्मैक्स की बात करें तो कोटक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका मानना है कि ग्रीन यूटिलिटीज़ में एक बिजनेस स्केल अप के साइंस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ भी नज़र आ रहा है ग्रीन यूटिलिटीज़ के लिए। जो प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑर्डर्स का बढ़ता शेयर है वो उसी के चलते मार्जिन्स में भी सुधार आ सकता है। इसी के चलते कोटक ने थर्मैक्स पर खरीदारी की राय दी है, और लक्ष्य दिया है 2470 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे सिप्ला पर। सिटी की तरफ से नोट आ रही है, और उन्होंने इनफैक्ट अपने FY23 के ईपीएस अनुमान को करीब 4% से घटाया है, और FY25 के ईपीएस अनुमान को 5% से बढ़ाया है। रेव लिमिट की सेल्स से हायर अपसाइड पोटेंशियल भी इन्हें नजर आता है FY24 में, और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, मगर उनका टारगेट प्राइस उन्होंने रिवाइज कर दिया है 1170 से घटाकर 1140 कर दिया है। ठीक है, तो कुछ एक रिपोर्ट से वमाक्षी आपके सामने लेके आ रहे हैं, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। खासकर सिप्ला की रिपोर्ट जो अभी कह रही है कि ये 1140 हो जाएगा, शेयर चल रहा है 960 पे। खैर उससे पहले एक शेयर मैंने आपको नोटिस करवाया था जो कि काफ़ी दिनों बाद न्यूज़ में आया, वो है जी शिपिंग। संतोष जी एक बार जरा चार्ट खोलिए, जी शिपिंग के हिसाब से मिलेगा, या तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग आप लिखेंगे ना तो उससे आपको चार्ट खुल जाएगा। इसको जरा देख के बताइए। कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कह रहे हैं अगले 2 साल के लिए हमारा टैंकर कारोबार मजबूत होगा, और हम कैगर ग्रोथ 35% की दिखाएंगे अबीटा के अंदर। एक बार जरा आप चेक कर लीजिए इसके चार्ट को। यस, जी शिपिंग की बात करें तो इसमें एक 750 के लेवल से हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अब हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है। जो 540 के आसपास इसने लो बनाया, वो करीबन इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, और जो एंटायर रैली थी उसका 38% रिट्रेसमेंट भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है। इंट्राडे में कहना मुश्किल है कि कैसा मूव करेगा, लेकिन पोजिशनली मेरे हिसाब से आप 535 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो यहाँ पर हमको 660 रुपये तक के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 660 के ऊपर निकलने में कामयाब हुआ तो फिर से वो 720 740 के लेवल आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये जी शिपिंग पर एक व्यू रहा। तो शिपिंग काउंटर्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, जी शिपिंग मैनेजमेंट की मीट के कुछ कंक्लूड्स आए हैं और उन्हें अप साइकिल दिखती है। ठीक है, इन दोनों स्टॉक्स पर आप नज़र ज़रूर रखें। लेकिन कुछ और ब्रोकिंग हाउस की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक्सिस बैंक का भी जिक्र है। टारगेट 1200 की बात की जा रही है और ओवरवेट है, और उन वो जो बड़ी बात है जो अभी वमाक्षी भी मैं बता रही थी कि जो प्रपोज एक्विजिशन है सिटी का, उसको लेकर उन्हें यहाँ बुलिश कमेंट्स मॉर्गन स्टैनले के हैं। बैंक्स में कल हमने देखा भी हिमेन, एक्सिस बैंक से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग अबाउट आया भी, रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी कल आपको दिखी। तो प्राइवेट बैंक्स में से एक एक्सिस बैंक भी था।
क्या आज एक्सिस बैंक को खरीदने के मौके होने चाहिए? प्राइवेट स्पेस में इनफैक्ट एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, इनमें से कोई पसंद आएगा आपको आज के ट्रेड के लिए? वेरी वैलिड पॉइंट प्रियंका। आई थिंक आपने एक्सिस चुना है और आपने बताया स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, लेकिन एक्सिस ही जैसे आपने पहले मेंशन किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे प्रियंका, तो एक्सिस सबसे पॉजिटिव था। उसने उसके पहले दिन, व्हाट आई मीन टू से, एक दिन पहले का बॉटम नहीं तोड़ा और एक्सिस ने रिकवरी दी है और इंट्राडे चार्ट पे लग रहा है यस हल्का सा करेक्शन हो, हल्का मतलब 1-2 रुपया, क्योंकि ये 830 से लेकर 848 तक चला है 5-6 घंटे में, तो शायद ये 844 का क्लोजिंग है प्रियंका। 842 एक बार 1-2 रुपये आ सकता है, बट यस वहां पे इंट्राडे ट्रेड अगर करना चाहे तो आई थिंक कंसिडर कर सकते हैं, ये 860 आना चाहिए। लुक्स प्रॉमिसिंग, और जितने भी आपने स्टॉक बताए उसमें से सबसे प्रॉमिसिंग एटलीस्ट इंट्राडे चार्ट पे तो एक्सेस लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ अभिषेक जैन आ चुके हैं। अभिषेक जैन हेड ऑफ रिसर्च हैं अरिहंत के और काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं स्टॉक्स के ऊपर। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा जी के बारे में, जी एंटरटेनमेंट। ये जो पूरी कहानी जी में बन रही है, 10% नीचे, उम्मीद लोग काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए इसके ऊपर, 10% नीचे, अच्छा रिवॉर्ड मिला उनको एटलीस्ट इंट्राडे। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी टाइम से लेके बैठे हुए हैं, अभी तक 1 साल होने को आया लगभग, ये स्टोरी जो बन रही है कि ये मर्ज होने के बाद बड़ी एंटिटी बनेगी, बहुत रिवॉर्ड नहीं हुए हैं वो अभी तक, भाव वहीं का वहीं 200 के आसपास। जी पे क्या व्यू है आपका? अवॉइड है या यहाँ से वैल्यू क्रिएशन के लिए लेना चाहिए? देखिए, मेरा ये व्यू है कि जब सोनी के साथ इसका मर्ज होगा राइट नाउ, तो वो कंसोलिडेशन प्रोसेस तो एज अ बिजनेस चलेगी राइट नाउ। एक जो नेगेटिव पूरा जो इंडस्ट्री के लिए है राइट नाउ, अगर आप देखेंगे तो वो आप जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं आप ट्रेडिशनल मीडिया चैनल कंपनीज पे, वो आप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ग्लोबली में आप वायर कट करके जो आप बोलते हैं राइट नाउ, जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ और इंडिया में भी ये आगे जाके बढ़ने ही वाला है। जैसे जैसे आप IT लोग people are moving towards OTTs and other things. जी के पास, जी और सोनी के पास कंबाइन में they have a decent market share in the OTT segment. हालांकि वो इतने बड़े प्लेयर्स अभी भी नहीं है, बट रिलेटिवली जी हैज अ वेरी गुड कंटेंट, जो उन्होंने कंटेंट पे इन्वेस्टमेंट किया है और इनकी जो टाइप्स वगैरह भी हैं दूसरे कंपनीज के साथ। तो जी पे व्यू ये है कि अगर आप 180-185 लेवल पे अगर मिलता है तो खरीद लेना चाहिए, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आई विल टेक दिस एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओनली। 225, 230, 240 लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा आप ले सकते हैं, बट अभी तक देयर इज नो क्लैरिटी कि व्हाट विल बी द अर्निंग्स वंस द मर्जर विल बी थ्रू। सो एक बार उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी आनी चाहिए, बट मेरे को लगता है ये हाईली अनलाइकली है कि जी को एनसीएलटी से बाहर नहीं आएगा। व्यू यही है कि आगे जाके ये एनसीएलटी से निकल जाएगा और ये जो आज जो अनाउंसमेंट आए और कल जो अनाउंसमेंट आए, ये मेनली एक सेटबैक है, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स हो सकता है कि थोड़ा बहुत ले सकते हैं ये लेवल पे। स्मार्ट इन्वेस्टर इन लेवल पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप एक फंडामेंटल व्यू दे रहे हैं। एक और व्यू हमने लिया, हमने लारा सिक्योरिटीज के करण तौरानी से भी जब बात करने की कोशिश की थी कि उनका क्या व्यू बन रहा है, उन्हें तो मर्जर में भी देरी लगती है। आइए सुनवाते हैं उनका व्यू भी। We were expecting all that, the NCLT hearing was supposed to happen the 9th of March, and this process has actually begun in second week of Jan. Usually NCLT processes take around 2 to 3 months, and then you have the cool off period in terms of applying to ROC and the delisting, and then the merged entity is formed. So this will definitely delay the process, because I think the NCLT approval on the merger cannot come in until these cases are resolved. But nonetheless, I think the amounts therein are very low. So if you look at the amounts due, from most of these companies, right from Yes Bank to IndusInd to Aditya Birla Capital, and also there is IPRS royalty which is pending. In our view, the amounts are not more than 500 to 700 crores in terms of overall outstanding. And we believe that there's a very low likelihood of the merger being called off, because the amounts are phenomenally small here. And as far as valuations are concerned, I think this is the worst that could happen for Z.
So valuations definitely are at bottom, but what happens from here on in terms of up move will only depend in terms of timelines for the merger. करण तो ये बात कह रहे हैं कि वैल्यूएशन के अंदर जितना वर्स्ट हो सकता था उतना अभी तक डिस्काउंट होता जा रहा है और ये वैल्यूएशन उनको यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रही है। अभिषेक, एक और है ऐसा ही खबर मार्केट के अंदर चल रही है, उस पर भी आपका टेक चाहिए। वो है प्रिकॉल मिंडा डील। मिंडा वाले कहते हैं हमने जी प्रिकॉल को इसलिए खरीदा है क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत पड़ा था, हमको पैसा पार करना था तो हमने प्रिकॉल में कर लिया। प्रिकॉल वाले कहते हैं कि हम तो अपना स्टेक बचा के रखेंगे कि हमारे प्रमोटर का स्टेक ना हो जाए। कल उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। काफ़ी हद तक ऊपर से देखने पे लग रहा है कि ये हॉस्टाइल थोड़ा एक्विजिशन जैसा लग रहा है। वास्तव में प्रिकॉल को फायदा होगा मिंडा के आने से? मिंडा ने क्लियर किया है कि उसकी इन्वेस्टमेंट है ये बस। तो अगर आप मिंडा का अगर आप प्रिकॉल का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो जहां वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर डिवीजन है जो जहां पे प्रिकॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जैसे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गॉज वगैरह, वो वहां पे यूज होता है। और ये एक जो सेगमेंट था मिंडा का बहुत लिमिटेड प्रेजेंस था बट काफी लिमिटेड था। तो ऑब्वियसली देयर आर सम सिनर्जीज are there in the business right now, and this is a business which is not impacted by any EV or anything right now. Basically EV आने के बाद जो प्रिकॉल ने इन्वेस्टमेंट किए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स EVs में, स्पेशली इन these segments, उसका इसको बेनिफिट ही मिलेगा। और हालांकि मैनेजमेंट बोलता है, वैसे देखा जाए तो इसमें कोई सिनर्जी नहीं है, बट मिंडा के लिए इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू these segments। अगर ये आगे जाके होता है, ऑब्वियसली 15% का स्टेक अगर आप मार्केट से ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा ये व्यू है कि आगे जाके मिंडा इसमें हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी नियर टर्म में नहीं, बट इसमें आगे जाके ग्रोथ के लिए इनको दे हैव टू बाय द स्टेक, और उनको यानी कि उसको ये यूज करेंगे, उसको एक अपॉर्चुनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे। हालांकि मिंडा का इससे ये नेट डेट कंपनी हो जाएगी तो मिंडा की थोड़ी सी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये एक हो सकता है मिंडा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। और मिंडा का अगर आप स्पेशली ऑन द ईवी पार्ट्स में अगर आप देखेंगे, टेलीमेटिक्स और इन सब सेगमेंट्स में, इसमें आगे जाके अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। तो एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, बट इसका मेरे को शॉर्ट टर्म में इसका कोई गेन नहीं लग रहा है। और ऑब्वियसली अगर इसमें जैसा प्रमोटर्स ने बोला है कि दे आर नॉट गोइंग टू ट्राइकल के दे आर नॉट गोइंग टू वर्क विथ मिंडा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हो सकता है कि इसमें आगे जाके आपको काफी एग्रेसिव होस्टाइल टेक ओवर की अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो हम प्रिकॉल और मिंडा पर भी एक रिएक्शन, इस पूरे स्टेटमेंट पर रिएक्शन अभिषेक से ले रहे थे। लेकिन इस बीच कई सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जब गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं तो वो जाहिर तौर पर हमारे जहन में ज़्यादा बस जाती हैं और उस पर ध्यान भी जाना चाहिए। लास्ट वीक आपको याद होगा ना अजय, जब मिलेट्स पर कितनी बड़ी बात की गई थी, मोटा अनाज, और बजट में तो अन्न करके उन्होंने बोला था, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की फाइनेंस FM ने जब बोला तो क्लियरली समझ में नहीं आया। बाद में जब डिटेलिंग आई और समझ आई कि किस चीज़ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इनफैक्ट ये साल ही पूरा डेडिकेट किया गया मिलेट्स के ऊपर, मोटा अनाज जिसे कहा जाता है। बट मैं आपको बताऊं ये बात कि इसको हम छोटा समझते हैं। कोर्स ग्रेन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, ये डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से फाइट करने में, और भारत जैसे देश ना कई ऐसी बीमारियों के ना वर्ल्ड कैपिटल बन गए। डायबिटीज में हमारी वर्ल्ड कैपिटल हो गए, वर्ल्ड कैपिटल है, करेक्ट। तो ये सब चीजों से फाइट करने के लिए आपको मोटा अनाज। अभी भी तो एक और रेफरेंस पॉइंट आया कि इंडियंस बहुत ज्यादा तेल और घी खाते हैं, तो एक्चुअली ये सब चीजों पे, तो इसी सब पे एक बहुत ही खास इंटरेस्टिंग हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन एक्चुअली मानसी ने तैयार किया है। मिलेट की कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपीज जो आप अपने रोज के डेली रूटीन में, अपने स्टेपल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी एक ये छोटी सी कोशिश की एक झलक आपको दिखाते हैं और फिर आप पूरा शो भी आगे देख सकते हैं। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज जो कि सेहतमंद है, पौष्टिक है, सात्विक है, स्वादिष्ट भी है। मिलेट को आपकी थाली में सजाने का वक्त आ गया है। मेरे साथ हैं इंडिगो हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव शेफ तुषार देशपांडे। आज हम कर रहे हैं रागी के पैनकेक्स। पैले कुलिनरी अकेडमी फाउंडर और सेलिब्रिटी शेफ राखी वासवानी के साथ जुड़ी। आज की जो हमारी रेसिपी है वो सैलेड है, रागी का बनाना एंड चॉकलेट केक, मैक्सिकन बरीटो बोल। हमारी इस खास पेशकश में इसी मिलेट पर होगी बात।
ये एक छोटा सा प्रोमो था स्पेशल शो का शाम को 6 बजे श्री अन्न। देखिए, खाना पीना साथ में चलना चाहिए, कमाई और खाना पीना साथ में चलता है, इसलिए यहाँ ईटिन स्वदेश पे आपको बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन जो कि आपके सेहत के लिए लाभदायक हों उसकी भी बातचीत अक्सर दिखाई देगी, लेकिन वो मार्केट आज में हम नहीं करते, वो शाम की बात है। अब हम वापस आ जाते हैं कमाई की बात पे। एक फार्मा स्टॉक कई दिनों के बाद बहुत धमाकेदार मूव्स दे रहा है, वो है वॉकहार्ड। लोग कहेंगे कि इसके अंदर कोर बिजनेस की विजिबिलिटी, अर्निंग की विजिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है अभी कि भाई क्या है बेसिकली रेसिडुअल बिजनेस क्या है इसके अंदर और आगे चल के क्या कमाई हो सकती है। मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री भी दी है हाल ही में। अभिषेक, वॉकहार्ड आपको लगता है फार्मा में इसके ऊपर बेट ली जा सकती है और क्या बन रहा है इसमें, एक आध साल में क्या नया शेप ले सकती है कंपनी? तो इनका न्यू ड्रग अगर आप देखेंगे राइट नाउ ये कंपनी ने कंसोलिडेशन में चल रही है राइट नाउ, बट लास्ट 3-4 साल में अगर आप देखेंगे कंपनी ने सबसे बड़ी बात की कि डेट का काफी कमी की है। डेट ऑलमोस्ट 70% कम हो गया है राइट नाउ। तो जो 3200-3500 करोड़ होता था वो 700-800 करोड़ के करीब आ गया है राइट नाउ डेट। और आगे जाके भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये डेट को दे क्लेम कि भाई आगे जाके और भी डेट को कम करेंगे। इसके अलावा जो कंपनी ने अभी जो इन्वेस्टमेंट किया है न्यू डिलीवरी सिस्टम में, आपकी जो इसका है इनका एक मॉलिक्यूलर WCK-5222 करके, उसको कहा जा रहा है कि इट्स नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक राइट नाउ। सो इसमें जो आज जो लोगों का व्यू है राइट नाउ, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ तो इसमें ये जो आप लंग्स में है काफी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है और इन्होंने 30,000 से ज्यादा पेशेंट्स पे भी यूज किया है राइट नाउ। ये अभी बीटा लैक्टम इस पर बेसिकली कॉम्बिनेशन ड्रग है राइट नाउ, सेफिपाइम जी बैक्टेरिया एंटीबायोटिक बैक्टेरियम सेगमेंट में है राइट नाउ, बीटा लैक्टम सेगमेंट में है। और ये बोल रहे हैं कि इसका फेज 1 से अभी फेज 3 में UID स्पेसिस में मिला है राइट नाउ और ये इसका आउटकम एक्सपेक्टेड पॉजिटिव मार्केट का ले रहा है और वो एक नवंबर 2000 या मे बी सेकेंड हाफ ऑफ FY24 उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर वो क्लियर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए होगा राइट नाउ। इसके अलावा कंपनी ने वो एक बोल यानी कि ऐसा ये अनुमान है कि ये 6 से 7,000 करोड़ रुपए का तक की एक कैश फ्लो वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी के लिए प्रति वर्ष। और ये आज की तारीख में वोकार्ड के 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं राइट नाउ वो एंटीबायोटिक सेगमेंट में है विच इज मच हायर देन आज की तारीख में प्लेयर। तो एक इंडियन कंपनीज के लिए ये आप यूएस में आप लॉन्च करेंगे वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि अभी तक हम इस सेगमेंट में हमारा कोई ऐसा प्रेजेंस ऐसा कोई है नहीं राइट नाउ। इसके अलावा जो दूसरा सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग हो रहा है कि इनका जो वैक्सीन सेगमेंट है राइट नाउ जिसके लिए इनका सीरम के साथ टाई अप है, तो मैनेजमेंट ने कमेंट्री में बोला है कि कम से कम वो 150 मिलियन डोजेज जो कोविड के ड्रग्स की है वो यूके में सप्लाई करेंगे। अगर वो हो जाता है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए और वो उसमें भी इसको रेवेन्यू का विजिबिलिटी रहेगा। अगर आप इन दोनों एक ट्रेडिशनल बिजनेस से वो कंपनी बोल रही है कि हम पीबीटी पॉजिटिव 2 साल में होंगे, बट अगर ये न्यू ड्रग डिस्कवरी सिस्टम में अगर इसका प्रोडक्ट चल जाता है तो मेरे लिए मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए आगे जाके दिखेगा। और इसके अलावा इनके दूसरे भी जो मॉलिक्यूल्स हैं WCK-4873 और दूसरे भी जो ड्रग्स हैं वो आगे जाके इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। और ये एक आज इंडियन कंपनी जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में करती है राइट नाउ वो एक इसके लिए। इसके अलावा इनका इंडिया में भी एक ड्रग है जो बिक रहा है राइट नाउ मैंने एमरॉक ओ करके, वो एक काफी अच्छा अभी इन्होंने काफी से स्टेबलाइजेशन किया है। आगे जाके उम्मीद ये है कि ये सेगमेंट में भी इनको काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ये स्टॉक आप डेफिनेटली अगर आपके पास 2 से 3 वर्ष का व्यू है तो डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हैं। हमारा व्यू इस स्टॉक पे पॉजिटिव है, बट आपको शॉर्ट टर्म अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मैनेजमेंट ने कमेंट्री में भी बोला है कि अभी इनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो इंटरनल डेट से या कुछ मोनेटाइजेशन ऑफ इनकी जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसको करेंगे। इन्होंने यूके में यूएस में ऑलरेडी इन्होंने अपना प्लांट बंद कर दिया है और फोकस वहां पे वो यही है कि जहाँ पे जो 80% बिजनेस मार्जिन जहाँ से आता है इबिटा ओवरऑल यूएस का, वही प्रोडक्ट्स में सेगमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हायर मार्जिन सेगमेंट है। तो वही कंपनी का व्यू है कि दे वांट टू रिमेन इन द सेगमेंट जहाँ पे मार्जिन हायर हैं।
रिलेटिवली, और उन्होंने लार्ज पोर्टफोलियो से एग्जिट कर दिया है, बट वही पोर्टफोलियो जो हायर अमाउंट ऑफ इबिटा कर रहे हैं और उसी का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, तो आपका अभिषेक जी, एसेट लाइट मॉडल दे आर वर्किंग इन यूएस एट दिस पॉइंट। अभिषेक जी, ये शॉर्ट एंड क्रिस्प छोटा सा कोर्स आपने हमें पूरा वॉकहार्ट पे करा दिया। अभिषेक ने बहुत अच्छी डीप रिसर्च की हुई है, तो वो चाहते हैं सारे पॉइंट्स एड्रेस हुई हो। नहीं, बट अभिषेक बहुत शानदार रिसर्चर हैं, तो अपने सब्जेक्ट के साथ कभी कभी भावनाओं में पिछले हफ्ते भी इन्होंने एक बहुत शानदार कॉल दी थी, काफी डीप रिसर्च करके स्टॉक्स निकालते हैं। थैंक्स फॉर दैट अभिषेक। वापस आएंगे, हम इस पे बात करेंगे, बट एक चार्ट चेक ले लें भाई। व्यूअर को चाहिए कि ट्रेड करें, किस भाव पे एंट्री करें, किस भाव पे निकलें, और वो बताएंगे हमें संतोष वॉकहार्ट में ट्रेड। अभिषेक बता रहे थे कि क्यों इस समय इस कंपनी पे देखना का केस बन रहा है, फंडामेंटल केस बन रहा है, बट किस भाव पे देखा जाए? अजय जी ये कोशिश तो कर रहा है 200 रुपए के आसपास बेस बनाने की। सो जो रिस्क लेना चाहता है, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, तो रिस्क लेना चाहता है तो करंट लेवल पर एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने माइंड में 180 का स्टॉप लॉस रखे। लेकिन जो कन्विक्शन लौटेगा मेरा 220 के ऊपर, इसमें मूव आने के ऊपर ही लौटेगा, क्योंकि ये जब भी बाउंस बैक करता है ऊपर में इसका 100 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वो करंटली अभी 220 के लेवल के आसपास है, तो फॉर टाइमिंग आप खरीद सकते हो, कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 185, बट कन्विक्शन लौटेगा 220 के ऊपर ही। ये बात आपके बिल्कुल ठीक है कि अक्टूबर से लेकर अब तक ये 220 के ऊपर नहीं गया। ये बात भी ठीक है कि आज से करीब 2 साल पहले 750 का शेयर था, आज आपको 200 रुपये के भी नीचे मिल रहा है। तो दोनों बातें ठीक है, वैल्यू भी है, लेकिन पार होने के लिए हिम्मत अभी और चाहिए। खैर, अब हमारे साथ खुश भी जुड़ चुके हैं, उनका जरा करते हैं स्वागत। खुश, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। बताइए जरा आज आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है और आप आज क्या करेंगे? आज पुल बैक खेलेंगे या फिर आज भी शांति से बैठेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी, सभी पैनलिस्ट, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, एक छोटी सी कमेंट्री देना चाहता हूँ। 18,400 और 18,000 पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया था और गैप डाउन के साथ उसे हमने ब्रेक किया। उसी तरह से 18,000 और 17,800 पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया और गैप डाउन के साथ ब्रेक किया है। अब बिटवीन दीज फेजेस बिफोर ब्रेकिंग डाउन, डेफिनेटली निफ्टी में उछाल भी देखने मिले थे। सो आई थिंक हम अब उस फेज में शायद एंटर कर जाएंगे जहां पे हमें थोड़े से उछाल देखने मिल सकते हैं, बट दिस बाय नो मींस इज टेलिंग अस कि यहाँ पे जो ये बेयर मार्केट रैली अगर इसे हम कह सके तो ये खत्म हो चुकी है। मैं ऑप्शंस डेटा की बात करूं, 17,500 के पुट में इस वीकली एक्सपायरी में 17,600 17,700 के कॉल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। सो हो सकता है इसको हम इंटरमीडिएट बॉटम करके ट्रीट करें, लेकिन मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे द पार्टी इज नॉट ओवर एटलीस्ट फॉर द बेयर्स। तो थोड़ा सा वॉचफुल रहिए, डोंट गो टू अग्रेसिव ऑन लॉन्ग्स। शॉर्ट कवरिंग रैलीज आती हैं, बिल्कुल उनमें पार्टिसिपेट करें, बट ओवरऑल व्यू अभी भी मेरा सेल ऑन राइज का ही है। सेम व्यू बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई हो रहा है। मैं दोनों में ही जो इनके 200 डीए में है, विच इज 17,350 एंड 39,200 ऑन बैंक निफ्टी, इन्हीं को फिलहाल एक बेस मान के चलूंगा। इसके नीचे जाते ही और सिचुएशन खराब हो सकती है। सो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज है। जहां तक स्टॉक्स की बात है, मेरे 2 पिक्स हैं। देयर आर वेरी सिलेक्ट पॉकेट्स जो काफी अच्छा कर रहे हैं एंड कैन कंटिन्यू टू डू सो इन द कमिंग टाइम्स एज वेल, खराब मार्केट में भी। इनफैक्ट अगर आपको नीचे मिले तभी ये स्टॉक्स आपके लिए अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पिक्स भी बन सकते हैं। सो 2 स्टॉक्स हैं। पहला है GNA एक्सेल। इस स्टॉक में हमने अच्छी खासी मूव देखी है, कंटिन्यू हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। दिस स्टॉक हैज बीन मूविंग हायर। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो डेफिनेटली राइड करें। मेरा टारगेट यहाँ पे है 980 का, 915 का मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज मोर ऑफ एन अपडेट, ईसाब इंडिया। एक अच्छी खासी रैली के बाद हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया था, लेकिन कल वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हमने अच्छा अपमूव आते हुए देखा है। मेरे हिसाब से 4,100 का जो एक माइनर रेजिस्टेंस है, स्टॉक इसको इस रैली में क्रॉस कर देगा। सो 4150 4200 के टारगेट्स के लिए इसे बाय करें। स्टॉप लॉस जो है आपका ये 4040 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये 2 कॉल्स रहेंगी आपकी, JNXL और ESAB। आप ये 2 स्टॉक्स पर बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब इस बीच हमारे साथ कुणाल बोथरा भी स्टूडियो में है, उनसे भी समझ लेते हैं। कुणाल, इंडेक्स को ट्रेड कैसे किया जाए? आज कोई बाइक पोजीशन आपको लगता है या अभी भी फियर है और अब शॉर्ट साइड के मौके ढूंढेंगे, सेल ऑन राइज देखेंगे? तो अभी मेरे अनुमान से एक 2 pronged स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की, कि यहाँ से बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस जो बहुत निम्बल फुटेड ट्रेडर्स है, यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि 17,700 से 800 के बीच में ये जो बाउंस है वो शायद टॉप आउट कर लेगा। बट उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेकेंड राउंड ऑफ करेक्शन आना
बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं एक सिंपल सा एक टेक्निकल फैक्ट बताऊंगा कि हमने जब निफ्टी में एक 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, हमने 50 डे मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ब्रेक कर लिया था, करीबन दिसंबर एंड जैन फर्स्ट वीक के आसपास। उसके बाद हमने 2 या 3 बार रीटेस्ट किया 50 DMA को, हम ब्रेक नहीं कर पाए। ये फिनोमिना जब हमने हिस्टोरिकली देखा है तब निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके कंफर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल करंट 200 डे मूविंग एवरेज 17,350-326 के आसपास है, विच मीन्स ये जो बाउंस है शायद ये 100-200 पॉइंट और लास्ट कर सकता है इंडेक्स में, बट उसके बाद एक 17,300 की सेलिंग आना हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे अनुमान से ट्रेडर्स को यहाँ पे निम्बल फुटेड होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो शायद मे बी प्ले फॉर अनदर 100 पॉइंट्स, और स्टॉक्स में भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि कोई स्टॉक आपको एक बड़ी सी अपस्विंग दे सकता है। तो 3 से 5% का एक एवरेज मूव रख सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक भी। तो बाउंस पे तो एग्जिट के मौके आने ढूंढने चाहिए। तो ऐसे में आज लेकिन बाउंस प्ले कहाँ करें? तो 2 बाय कॉल जो मैं सजेस्ट करूंगा, पहला रहेगा इंडियन होटल्स पे। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी जब वो स्टॉक 300 के नीचे गया था तब मैंने बाय कॉल दिया था कॉन्ट्रा साइड पे। एक्सपेक्टेशंस थी कि वो साइकोलॉजिकल एज वेल एज राउंड फिगर लेवल होल्ड कर लेगा और स्टॉक 320 के लिए मूव कर लेगा। 310 तक के आसपास की क्लोजिंग देखी थी हमने कल। मैं एक्सपेक्ट करूंगा और 320 तक के टारगेट्स के लिए तो और 10 to 12 रुपीज में एक्सपेक्ट करूंगा अपसाइड में। स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा 302 के लिए। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसने क्लासिक बुलिश हैमर पैटर्न बनाया है डेली चार्ट्स पे, तो इसको भी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि यहाँ से स्टॉक शायद 3 to 4% का एक अपस्विंग दे सकता है। 6,400 का टारगेट रख सकते हैं इस पे। स्टॉप लॉस 6160। ठीक है, ऑल राइट। तो बजाज फाइनेंस पे आप यहाँ बाय दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन से ये वीक भी था और अब बजाज फाइनेंस पर आप, क्योंकि एक बाउंस के लिए ट्रेड खेलना है तो कुछ स्टॉक्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया कुणाल। लेकिन इस बीच प्रकाश को लेकर आते हैं, क्योंकि प्रकाश की वो न्यूज़ ब्रेक कंफर्म भी हुई है कि डीमर्जर की मंजूरी, कोर और नॉन कोर एसेट्स को अलग करने की जो मंजूरी की खबर प्रकाश लाए थे वो अब कंफर्म हो गई है। प्रकाश, कुछ और डिटेल्स भी हैं? पहले तो देखिए, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो कोर एंड नॉन कोर असेट्स हैं उसके लिए जो रिवाइज्ड डिमर्जर प्लान प्रस्तावित था मिनिस्ट्री के पास, उसको फाइनल मंजूरी जो है वो दे दी है। कंपनी ने इस खबर की पुष्टि की है और ये कहा है कि मिनिस्ट्री की तरफ से उसे फाइनल अप्रूवल जो है रिवाइज डिमर्जर प्लान पर वो मिल गया है। इसका मतलब ये है कि एससीआई के विनिवेश के रास्ते में जो अड़चनें थीं अब वो दूर हो गई है। दीपम अब विनिवेश की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत करेगा। जैसा कि आपको पता है कि एससीआई को जो ओरिजिनल डिमर्जर प्लान था उस पर कुछ ऐतराज़ था, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर से उनके कमेंट्स मंगाए थे और पिछले महीने जो हियरिंग की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी और आज जो है मंत्रालय ने औपचारिक रूप से जो रिवाइज डिमर्जर प्लान था उसको अपनी मंजूरी दे दी। नए प्लान के हिसाब से जो एससीआई के नॉन कोर असेट्स है उसको एक न्यू फॉर्म शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट्स जो है वो हैंडल करेगा और साथ ही साथ जो कैश सरप्लस है उसमें से 1,000 रुपये जो है वो न्यू फॉर्म को जो कि नॉन कोर एसेट्स को हैंडल करेगी उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक तरफ जहां जो विनिवेश के रास्ते की अड़चनें हैं वो दूर हो गई हैं, दूसरी तरफ से दीपम जो है अपनी प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। जैसे आपको पता है कि 2020 में दीपम ने यूआई इनवाइट किए थे कंपनी के लिए, लेकिन डिमर्जर प्लान पर मंजूरी नहीं मिल पाने की वजह से विनिवेश की जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आ सकी थी। लेकिन अब रास्ते की जो अड़चनें हैं दूर हो गई हैं और अब दीपम जो है प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि विनिवेश की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो और वो 2024 वित्त वर्ष 2024 से पहले पूरी हो पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका। तो प्रकाश के लिए बात बोली जा सकती है, सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपको जो देने वाले हैं वो प्रकाश ही हैं और दिल्ली की कोई ऐसी खबर नहीं है जो उनसे हाथों छूट जाए और अब तक पहले ना पहुंचे। प्रकाश बहुत शुक्रिया शिपिंग कॉर्पोरेशन वाली खबर भी समय से पहले दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जरा फंडामेंटल एनालिस्ट का एक व्यू पॉइंट भी हम आपके सामने रखते हैं। रोहन मेहता जो कि सीईओ एंड फंड मैनेजर है टर्टल वेल्थ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो आपको बताएंगे 2 बेहतरीन फंडामेंटल कॉल्स, उनका करते हैं स्वागत। रोहन, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बताइए आपके कॉल्स। गुड मॉर्निंग। मेरा फर्स्ट कॉल है वो है गैलेक्सी सर्फ टैंक्स।
3100 का टारगेट है 6 मंथ्स पे। एक अगर ये बिजनेस के बारे में बताया जाए, इट इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ परफॉर्मेंस सरफेक्टेंट्स। स्पेशलिटी केयर में ये 200 से ज़्यादा उसका प्रोडक्ट ग्रेड यूज़ होता है। वहाँ पे होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, शैम्पू, लोशन सब जगह पे। एंड इट इज़ अ प्रीफर्ड सप्लायर टू ऑल द एमएनसीज एंड ऑल द लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड। कंपनी में देखें तो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आया। जो भी हमने प्राइस एक में सुपीरियर कट देखा है, इट्स बिकॉज ऑफ द लो डिमांड इन एफएमसीजी और वॉल्यूम्स इश्यूज पे हुआ। पर हमको लगता है कि यहाँ पे इट इज अ बॉटम आउट स्टोरी, नॉट मच टू लूज फ्रॉम हियर। और यहाँ पे ये एक्सेप्शनली वैल्यू बाय हो रहा है बिकॉज यहाँ पे पूरा एफएमसीजी के वॉल्यूम मार्जिन इंप्रूव होने की बात हो रही है और यहाँ पे उसका सेल्स और बढ़ेगा। जो लास्ट क्वार्टर तो और YOY तो आउट परफॉर्म किया। तो गैलेक्सी सॉफ्टवेयर 3100 टारगेट विद 6 मंथ्स। और सेकंड हमारा पिक है जिसमें हमारा फंड भी इन्वेस्टेड है, वो है एक्सिस बैंक। टारगेट इज 1200, 1 ईयर का टाइम फ्रेम है। ये एक्विजिशन जो सिटी बैंक कंज्यूमर बिजनेस का हुआ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वो बहुत बड़ा फेदर कंपनी में ऐड करेगा और उसके हिसाब से ये वन ऑफ द स्टॉक प्राइवेट बैंक में है जो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.19 पे है। दिस इज वेरी वेरी फेवरेबल। और इतना एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजीज है कंपनी की आफ्टर द चेंज ऑफ द मैनेजमेंट। इट लुक्स वन ऑफ द बेस्ट बाइज इन प्राइवेट बैंकिंग। एक्सिस बैंक टारगेट 1200 फॉर 1 ईयर। ऑलराइट, थैंक्स फॉर दैट। एक्सिस बैंक पे आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और गिरावट में जिस हिसाब से इस कंपनी के, इस बैंक के मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में है, आपको गिरावट में इस नाम को ज़रूर से देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में अहमदाबाद के बहुत ही बेहतरीन एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट सुमित आ चुके हैं। मूलचंदानी जी आज हमारे स्टूडियोज़ में। सुमित, ये बताइए, पहले ट्रेडिंग कॉल्स की बात में बात करेंगे, पहले जलेबी फाफड़े किधर है अहमदाबाद के? बिल्कुल सर, आपके लिए प्योर वेटिंग कर रहे हैं और अहमदाबाद की एक स्पेशलिटी स्वीट जो है वो भी। अच्छा, ओके, चलिए, मजाक कर रहा था। ये बताइए, एकदम बाजार पुल बैक के लिए रेडी हो रहा है। एटलीस्ट ये जिस्ट हमारे पैनलिस्ट का आज सुबह बना है कि ओवरड्यू था, अभी तक आया नहीं, लेकिन पुल बैक का सीन बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। आप कैसे ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेडिंग को आइडियाज हैं आपके? देखिए, अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो जो एक बजट वाली कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और निफ्टी में देखने जाए तो स्पेशली जो ब्रेकआउट आया था वो फेक ब्रेकआउट निकला, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव सिनारियो बन गया था और उसका ही नतीजा आप देखिए कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो 17,400 का लेवल है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ रहा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर 500 to 700 पॉइंट डाउनफॉल। तो नीचे में अगर कहीं पे सपोर्ट देखने जाए तो 16,800 का है। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी लोअर टाइम फ्रेम पे जब हम बात करें तो 1 आवर या के टाइम फ्रेम पे तो कहीं ना कहीं एक पुलबैक है। लेकिन ये पुलबैक भी मुझे लग रहा है कि 17,650 जब तक यहाँ पे एक आवरली कैंडल का क्लोजिंग नहीं आता तब तक मैं सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटेजी देखूंगा। ओके, आप ये सेल ऑन राइज ही बाजार लग रहा है। बस लग रहा है कि जैसे एक छोटा सा बाउंस आ सकता है और उसके बाद आप फिर से सेल ऑन राइज देखेंगे। तो ये, लेकिन बाउंस को प्ले करने के लिए स्टॉक्स कौन से होंगे, या फिर आप पहले शॉर्ट कैंडिडेट्स ही देखेंगे? नहीं, हमारा जो ज्यादा फोकस रहता है, जो गिरावट में भी अगर कोई स्टॉक है जो मजबूती दिखा रहा है और फ्रेश उसमें ब्रेकआउट्स के कैंडिडेट्स हैं तो वहीं पे ही हम जाना चाहेंगे। अभी भी मेरे आज भी 2 डिलीवरी के स्टॉक्स रहेंगे। फर्स्ट वन इज द रूट मोबाइल। रूट मोबाइल अभी आप रिसेंटली देखिए काफी अच्छा जो उसका 1300 का रेजिस्टेंस है क्रॉस किया है और पिछले 3 से 4 दिन का सबसे मेन चीज है क्लोजिंग आया है। कल भी डे हाई पे क्लोजिंग आया है। तो करंट मार्केट प्राइस है 1357। आप बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1550 एंड 1660। स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा गुजरात फ्लोरोकेम। गुजरात फ्लोरोकेम देखिए, आप उसने एक बढ़िया सा बेस बनाया 2500 के करीबन और जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं बुल हॉर्न पैटर्न। वो काफी लोगों को उसका बुल्स को हॉर्न से पकड़ लिया आपने। बिल्कुल सर, पहली बार सुना वैसे मैंने पैटर्न, बुल हॉर्न पैटर्न। तो उसका कंफर्मेशन आया और मेन सबसे चीज है कि अब वो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है। तो बिल्कुल एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट है। आप इसे करंट मार्केट प्राइस में बाय कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 3060। टारगेट रहेगा 3530 3870। स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं 2790 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, एक फॉलोअप भी मैं देना चाहूंगा। और मंडे सेशन हमने जेंसा टेक्नोलॉजीज के लिए बोला था। तो सर, गिरावट में भी अगर कोई स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एक ट्रेलिंग करके आप स्टॉप रखिए। तो हमने उसको सजेस्ट किया था अराउंड 265। कल का क्लोजिंग है 300 का, 305 का कल हाई बनाया है
और अभी भी एक्सपेक्टेशन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट टारगेट ऑफ 330। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसमें आप खड़े रहिए और हो सके तो एक पार्शियल बुकिंग करते रहिए। ओवरऑल वी आर हियर टू अर्न। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही लास्ट वाली। एक्सिस बैंक में मैं एक बार अभिषेक की राय लेना चाहूंगा। अभिषेक, आज सुबह की जो खबर है, जो कमेंट्री आई है कि मार्च एंड तक अपनी डील इंश्योरेंस वाली पूरी कर लेंगे, उसमें क्या पॉजिटिव है और इस वैल्यूएशन पे कैसा दिखता है आपको एक्सिस बैंक? अभिषेक, तो एक्सिस बैंक हमारे वन ऑफ द टॉप पिक्स में है बैंकिंग स्पेस में राइट नाउ। एक्सिस बैंक बीन हमारा जो रिसर्च एनालिस्ट टीम है, दे बीन क्वाइट पॉजिटिव फॉर क्वाइट सम टाइम। इसके अलावा जो इंश्योरेंस के अलावा जो एक और न्यूज है, आई थिंक सिटी बैंक का भी इनका जो डील है अनाउंसमेंट, दे विल बी कंप्लीटिंग बाय March 1st। अगर वो अनाउंसमेंट, वो इससे जो एक्सिस बैंक का अगर आप देखेंगे, अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर में जो वन ऑफ द री रेटिंग जो हुआ है इसका इसका है कि कंपनी ने अपना जो NIM एक्सपेंशन किया है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसका हुआ है राइट नाउ। जो NIM 3.6 3.7 थे, अब 4.2 के वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ NIMs में दिखाई है राइट नाउ। ऑल्सो एक्सिस बैंक ने एक और जो अपॉर्चुनिटी थी राइट नाउ द स्टॉक्स में, अगर आप देखेंगे तो आगे जाके ये व्यू है कि जब सिटी आ जाएगा तो उसके बाद इनका जो पोर्टफोलियो और रिटेल और ग्रेनुलर हो जाएगा, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। और व्यू यही है कि आगे जाके जो दोनों ही अपॉर्चुनिटी, जो आप इंश्योरेंस का भी बोल रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरा अनाउंसमेंट है जो सिटी का है, वो भी एक काफी पॉजिटिव है। बैंक ने जैसा अनाउंस किया है कि वो March 1 तक कर लेंगे, जो इन्होंने March 31 तक का बोला था और उसी से पहले ये कर रहे हैं राइट नाउ। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। हालांकि इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा इनको फंड रेजिंग ना करना पड़े, बट मेरे को लगता है ये फंड रेजिंग यहाँ से ऊपर के भाव पे ही होगा। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है आपको, अगर इन्वेस्टर्स को ये लेना चाहिए। आज की भाव से भी अगर आप सुबह मिलता है अपॉर्चुनिटी, तो ये मेरे को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक के रूप में यूज कर सकते हैं। अभी भी एक्सिस बैंक अगर आप देखेंगे तो आप इज बीइंग कोडिंग एट, हालांकि ICICI से अभी डिस्काउंट कम हुआ है, बट अभी भी ऑलमोस्ट स्लाइटली डिस्काउंट ही है। और मेरे को लगता है अगर ये जिस हिसाब से इनका पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स, जो आज ICICI ने आज से 2 साल पहले एक्सरसाइज की थी, एक्सिस बैंक ने 6 से 9 महीने पहले की है, और इसका इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट मिलना चाहिए, वो दिख भी रहा है, मिल भी सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स अपने अपने रीज़न दे रहे हैं, ब्रोकिंग हाउसेज अपने रीज़न दे रहे हैं, लेकिन सबकी एक ही बात है कि एक्सिस बैंक खरीद लो भाई, एक्सिस बैंक ले लो भाई, जब ज़्यादातर लोग यही बात बोल रहे हैं। खैर, एक्शन स्टॉक्स की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, और पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है आज के कुछ एक्शन स्टॉक्स बताने के लिए। पूजा, बताएं आप। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। एक्सिस बैंक से ही पहले शुरुआत करेंगे, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे और ये स्टॉक एक्शन भी रह सकता है। अपडेट देते हैं आपको, 1 मार्च तक सिटी के कंज्यूमर कारोबार का अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। 30 मार्च रिकॉर्ड डेट, माफ कीजिएगा, 30 मार्च तक अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन उसके पहले ही ये जो एक्विजिशन है ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक पर आज जरूर नजर रखिए। सनोफी इंडिया भी आज फोकस में रहेगा। नतीजे आए और नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। मुनाफा 46% बढ़ा कंपनी का, आय में 2% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसका अनुमान था। और इसके अलावा डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किए 194 का रुपए का और 183 का स्पेशल डिविडेंड की भी घोषणा की है। प्रिकॉल पर भी नजर रखिए। यहाँ पर मिंडा कॉर्प के 15% जो हिस्सेदारी खरीदने के बाद कंपनी का बयान आ रहा है और उनका कहना है कि कंपनी में जो मौजूदा प्रमोटर कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, वो आगे भी बरकरार रहेगा। कंपनी में मिंडा के निवेश को लेकर अभी तक कोई चिंता नहीं है। हम आपको बता दें कि कंपनी के इंसाइडर ने 30 फरवरी को 55,000 शेयर्स की खरीदारी की थी। तो ये एक बयान आ रहा है प्रिकॉल के मैनेजमेंट की तरफ से। जी शिपिंग की मैनेजमेंट मीट हुई थी, जिसमें कुछ कमेंट्री आ रही है। ऑफशोर कारोबार मजबूती से 3-5 साल के अप साइकिल में है और कामकाजी मुनाफा 35% CAGR की दर से बढ़ेगा। अगले 2 साल तक टैंकर सेगमेंट मजबूत बना रहेगा। तो इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं जी शिपिंग की तरफ से। आखिर में महिंद्रा लाइफस्पेस की बात करें, ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। अरविंद सुब्रमण्यम ने MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके सामने ग्रुप प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजी अमित कुमार सिन्हा नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। तो आज ये तमाम स्टॉक्स खबरों के चलते एक्शन में रहेंगे।
ठीक है, ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स हैं जो कि पूजा आपको बता रही थी, इनके बारे में हम चर्चा कर भी रहे हैं, काफ़ी चर्चा करेंगे भी। और आज तो सुपर फ्राइडे है, हमारी एक खास सीरीज अलग अलग एपिसोड्स के तौर पर आप देखेंगे। ये शुरू हो जाएगी 11 बजे से पहले गपशप होगी, फिर उसके बाद गर्मी के शेयर, और फिर आपको युद्ध से हाल और बेहाल दोनों वाले शेयर्स आपके सामने इनके रख देंगे हम। खैर आगे बढ़ रहे, सिप्ला पे भी एक रिपोर्ट आई है आज सिटी की, और ये शेयर अभी चल रहा है 950 के आसपास, 1150 रुपए का मोटा मोटी इसके अंदर टारगेट दिया है। एक बार संतोष जी आप इसको चेक करेंगे, जिस रेंज पे आके भी ये रुका हुआ है ना, वो एक्चुअली में इसका सपोर्ट एरिया भी है, और यहीं से ही रिपोर्ट आ गई। तो आपको लगता है कि सपोर्ट और रिपोर्ट दोनों का कॉम्बो काम करेगा? इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वीक है, और अभी और स्पेस बन रहा है कि शायद थोड़ा और नीचे मिलता है तो मेरे को अच्छा रहता। 920 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा एरिया रहता, लेकिन अभी मैं वेट करूंगा, अभी जल्दबाजी खरीदारी की नहीं करूंगा। ऊपर में अगर ये 980 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने में कामयाब होगा तो हम किसी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि रिपोर्ट के बावजूद भी शायद कमजोरी रहे और 920 के आसपास आता है तो वो एक अच्छा एरिया होगा खरीदारी के लिए। ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो सिप्ला पर बात हुई। ये एक्शन स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी होगी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं आज जिनमें एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है। इनफैक्ट हमारे साथ सुमित यहाँ पर ही हैं स्टूडियो में, तो आज तो हम उनसे एक्स्ट्रा सवाल पूछ सकते हैं। सुमित, ब्रेकआउट शेयर्स में, क्योंकि हमने देखा शिपिंग कॉर्पोरेशन को हमने डिस्कस किया, SCI वहाँ तो न्यूज़ थी, जी शिपिंग को न्यूज़ डिस्कस किया, कुछ और स्टॉक्स में रेमंड्स भी आ रहा है। क्या ये ब्रेकआउट कैंडिडेट लग रहा है आपको? हालांकि कुछ क्वेश्चन इनका रियल एस्टेट भी और रियल एस्टेट पैक नीचे है, बट लेट्स टेक अपैरल एंड वो वाला क्वोशंट के चलते रेमंड पे आज कैसा व्यू बन सकता है? देखिए कल का कैंडल का फॉर्मेशन देखें, सो ऑलमोस्ट इट अ टाइप ऑफ ट्विजर बॉटम, और जो मेन सबसे बात है कि हाइप के नियर बाय ही क्लोजिंग आया है। तो अगर ये कल के क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस टिल द लेवल्स ऑफ 1410, एंड इफ द 1410 सस्टेन्स, मुझे नेक्स्ट जो लेवल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 1540। तो कल का जो लो है उसके स्टॉप लॉस से आप बाय कीजिए, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ पे। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रेमंड है बाय करने के लिए। एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, वो रूट मोबाइल पे होता है, पर आई थिंक वो तो आपकी रिकमेंडेशन ही है, ठीक है। लेकिन इस बीच कुछ खबरें हमारे तक, कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक न्यूज हम तक शरद भी लेकर आए हैं। क्या खबर है, खास सेगमेंट, आइए एक बार शरद के साथ कनेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, जो फोकस कर रहे हैं पोस्ट एक्सपायरी के बाद क्या बातचीत हो रही है एफआईज की पोजीशनिंग को लेके और एचएनआईज को पोजीशनिंग को लेके। एफआईज की बात करें तो अभी कॉशियस स्टांस देखने मिल रहा है आपके एफआई स्पेस में, लेकिन जो नए शॉट्स देखने मिल रहे हैं इस नए सीरीज में और ये पूरे एफएनओ सेगमेंट में देखने मिल रहा है। अगर थोड़ी डिटेल में जाए तो जो नेट लॉन्ग पोजीशंस हैं आपके इंडेक्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिए गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है नए पोजीशंस जो है बड़े पोजीशंस लिए गए हैं नेट शॉर्ट पोजीशन करके, और आखिर में जो एफआईज की जो नई एंट्री हुई है वो हुई है नेट लॉन्ग्स पे, स्पेशली इंडेक्स पुट्स को लेके जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। तो एक कॉशियस स्टांस ओवरऑल एफआई साइड से देखने मिल रहा है। दूसरा ग्रुप रहने वाला एचएनआई ग्रुप, और यहाँ पे लग रहा है कि जो नए सीरीज़ में आए तो स्पेकुलेशन लेवल्स जो है कम देखने मिल रहे हैं, और इस नए सीरीज़ में जो है उनके जो नेट लॉन्ग्स हैं वो थोड़े कम देखने मिल रहे हैं, स्पेशली स्टॉक फीचर्स के सेगमेंट में। खबर है जो कि आपके सामने शरद पे रख रहे थे कि इससे अंदर आप कैसे पोजीशनिंग अब ले सकते हैं। रेडिंगटन को एक बार देखना होगा, खबर ये है कि ब्लॉक भी लग रहा है इसमें। एक बार रेडिंगटन का चार्ट लेके आइए सामने, और संतोष जी जरा चेक करेंगे रेडिंगटन। यस, रेडिंगटन की बात करें तो स्टॉक ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में, स्टॉक में एक पुलबैक देखने को मिला। स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज से फिर से बाउंस बैक दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक फिर से मोमेंटम पकड़ सकता है। ऊपर में जैसे ही 181 के लेवल के ऊपर टिकेगा, हमको शायद फिर से फ्रेश हाई देखने को मिलेंगे जो 205 के आसपास के थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी के मौके देखना चाहिए। नीचे अभी आपका स्टॉप लॉस 175 रुपये का रहेगा। 18.5 करोड़ के शेयर है जिस पे अभी ब्लॉक लग रहा है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लगी है ये डील, और ये करीब जिसकी वैल्यू है वो 3,214 करोड़ है, यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील है। इस पे बाय रिकमेंडेशन आई है, और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे मेरे स्टेक बड़ा है, क्योंकि 18 करोड़ जो शेयर है ना वो करीब 20% से ऊपर का स्टेक बनाते हैं कंपनी के अंदर। तो आज रेडिंगटन आज चर्चा में जरूर रहेगा, क्योंकि 20% से ज़्यादा इक्विटी में किसको इंटरेस्ट है ब्लॉक में, एक ही ब्लॉक में रेडिंगटन, और 4.5% ऊपर है।
ये आप खबर नीचे देख भी रहे हैं, एजेंसीज के हवाले से अब खबर आई है। करीब 18.8 करोड़ शेयर की है डील लगी है अभी और ये शेयर 4.5% ऊपर है। बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर रहेगा, आज दिन भर में चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि इक्विटी का साइज भी बड़ा है, 20% से ज़्यादा का। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और स्टॉक्स पे भी आ जाते हैं जहां पर आज थोड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। एक शेयर है इंडिगो, क्या ये तैयार है फिर से चलने के लिए? सौमित, आप एक बार देखेंगे इंडिगो। जी, इंडिगो कहीं ना कहीं देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो अभी भी मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं काउंट करूंगा। कल का जो कैंडल है इट इज़ जस्ट अ पुल बैक बट अ टाइप ऑफ एंगल्फिंग, तो वेट कीजिए। आज के क्लोजिंग के ऊपर अगर मुझे क्लोज मिल रहा है, बिल्कुल एक पुल बैक का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा। ऊपर में एक गैप बना हुआ है जो करीबन 1986 तक जा रहा है, तो अगर ये रिवर्सल हुआ तो बिल्कुल यहाँ पे आप जाइए और कल का ही हम लो का स्टॉप लॉस लेंगे। इंडिगो पर ये आपका एक व्यू रहा। इस बीच बाजार खुलने में बस अब कुछ देर ही रह गई है। एसजेएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था वो तो एक गैप अप दिख रहा था। आप प्री ओपन में भी जो देख रहे हैं आप उसमें 80 पॉइंट्स की बढ़त, लगभग 17,600 के पास आप निफ्टी को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी आपको 250 पॉइंट्स की अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। देखना होगा। वेरी क्विक एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं क्विकली। संतोष से समझते हैं। संतोष, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक स्पेस में भी अब 200 DMA के ऊपर कई सारे काउंटर्स हैं, क्या नजर होगी इस काउंटर पर? यस, इस स्टॉक को वापस से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमीडिएटली इसको एक हर्डल है 385 के आसपास, वहाँ थोड़ा पॉज ले सकता है। लेकिन अगर 385 का लेवल क्रॉस करता है तो हमको इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है 410 के टारगेट के लिए। और नीचे जो सपोर्ट रहेगा 355 का रहेगा। 55 के सपोर्ट पर रहे और 410 तक के इमीडिएट टारगेट्स। आप ऑल कार्गो पर भी एक बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है, अब मार्केट ओपन होने पर देखते हैं कि कहां से आज, ये तो एक्सपेक्टेशन है कि आज एक व्यू जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स का यूनानिमस लग रहा है कि एक बाउंस बैक तो आज आप देख सकते हैं, लेकिन सेल ऑन राइज का माहौल आज भी देखने को मिलता है उस बाउंस पे, या फिर आगे देखने को मिलता है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन बाउंस को प्ले करने के लिए कई सारे काउंटर्स और रिकमेंडेशन दिए हमारे एक्सपर्ट्स ने, और आप देख भी रहे हैं लगभग 80 पॉइंट्स के पास आप 60-70 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आप निफ्टी पर यानी 17,600 की तरफ जाता हुआ बाजार निफ्टी दिख रहा है, और बैंक निफ्टी आपको 40,200 के ऊपर खुलते हुए दिखा है। सो इसमें बड़ी बढ़त जो पार्टिसिपेशन दिख रही है वो कौन से स्पेसेस से आ रही है? कल जो वीक थे स्पेसेस वो इस वक्त टॉप गेनर भी दिख रहे हैं आपको। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट टॉप गेनर है इस वक्त। डिविस लैब में मूव है। भारती एयरटेल आपको इस वक्त टॉप गेनर में दिख रहा है। यूपीएल, टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग काउंटर, कल भी हमने इसका जिक्र किया था, ये बहुत वीक नहीं हुआ था कल के उस गिरावट में भी, और आज भी आपको आधे % की बढ़त देखने को मिल रही है। बैंक्स में से एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और साथ ही इंडसइंड बैंक, इनमें आपको शुरुआती मजबूती दिख रही है। सेक्टर के लिहाज से बात करें तो पहली जो बड़ी पार्टिसिपेशन, बढ़त और स्ट्रेंथ दिया आपको बैंक से आ रही है, पीएसयू बैंक से आ रही है। मेटल सेकंड पैक है जो लीड कर रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा है इंफ्रा, आईटी, और आईटी से भी आज बाउंस बैक है क्योंकि कल आपको ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक देखने को मिले हैं। गिरने वाले काउंटर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि कहां से आज क्या डिफेंसिव की तरफ जो बाजार कल टिल्टेड दिख रहा था, आज के बैकफुट पे डिफेंसिव। तो लूजर्स कौन से हैं? आपको जो लूजर्स दिख रहे हैं उसमें कल जो गेनर्स थे ओएनजीसी जैसे काउंटर्स, वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। आईटीसी में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। एल्यूमिनियम काउंटर्स में, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में, कंजम्पशन काउंटर्स अब कल से आप देख रहे हैं ये वीक हो रहे हैं। टाइटन जैसे काउंटर्स। ऑटो पैक इस वक्त आप सिक्लिकल चर्निंग, एक चर्निंग की चल रही है, तो ऑटो पैक ना ड्रैगर है बड़ा और ना ही पुलर है। लेकिन आप इस वक्त आयशर, महिंद्रा दोनों को देखें तो वो थोड़ी सी गिर के ही काम कर रहे हैं। मिड कैप स्पेस में अगर यहाँ बढ़त की बात करें, पहले लूजर्स की बात करते हैं। जी एंटरटेनमेंट आज भी आपको 2% की गिरावट दिख रही है। कल एक स्मार्ट रिकवरी जरूर आई थी जी में, लेकिन ये भी नहीं भूलें कि 15-16% का इमीडिएट रिएक्शन भी आपने दिन भर में देखा था। आज आप 2% की गिरावट यहाँ देख रहे हैं। पावर फाइनेंस जैसे काउंटर्स में आपको आज प्रॉफिट बुक दिख रहा है, और ये काउंटर्स वीक है आपके लिए। रियल एस्टेट के काउंटर्स तो वीक आपको दिखाई दे रहे हैं। बढ़ने वाले काउंटर्स कौन से? डिलीवरी फिर से आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पीबी फिनटेक में बढ़त है, ये दो काउंटर्स मूव्स दे रहे हैं। अदानी विल्मर में आपको आज तेजी दिख रही है। अदानी के काउंटर्स आज परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके अलावा पीएसयू बैंक्स में आपको, यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है, और साथ ही जो दूसरे बैंक्स है उसमें आपको हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक स्पेस में डिवाइडेड है व्यू। हॉस्पिटल्स ठीक है, डायग्नोस्टिक थोड़े से वीक दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो ओपनिंग हुई। एक बार डिम्पी से भी समझ लेते हैं, वो गेस्ट से पूछकर रात के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे। ओवर टू यू डिम्पी। खुश, आप जरा देख के बताइए अभी निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए गैप के हिसाब से जितना एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था ना उतना ही खुले हैं।
एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है, ये तो गैप की एडजस्टमेंट है ना 50-60 पॉइंट, तो खरीद लें सर निफ्टी। नहीं डिम्पी, मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि 17,600 जैसा मैंने बताया अच्छा खासा इसमें कॉल बेस है। अगर ये शिफ्ट होते हुए नहीं दिखता है तो मेरे हिसाब से निफ्टी की जो ये रैली है ये शायद यहीं दम तोड़ देगी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 17,600 के ऊपर अगर हम जाते हैं, 15 मिनट सस्टेन करते हैं, हम एक 15 मिनट का पूरा कैंडल बनते हुए दिखता है, तब हम लॉन्ग करने की वहां पे व्यू बना सकते हैं। बट अप अंटिल देन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको निफ्टी में लॉन्ग करके नहीं चलना चाहिए। अगर आप लॉन्ग करने के लिए पोजीशंस ढूंढ भी रहे हो तो जहां पे सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई थी विच इज बैंक्स, मे बी दीज आर द कैंडिडेट्स जहां पे आप शॉर्ट कवरिंग के लिए कुछ प्ले ढूंढ सकते हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, तो इनमें आप शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से प्ले ढूंढ सकते हैं। बट मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप ऐसा करें तो बहुत ही टाइट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, बिकॉज दिस रैली वी डोंट नो इफ इट लास्ट, इट विल सस्टेन, और कितना ऊपर तक यहाँ से जा सकती है। कल की अच्छी क्लोजिंग मिली थी। अब बैंक्स की बात छेड़ी है ना, तो मैं आपको एक अच्छा बैंक भी बताता हूँ, वो है फेडरल बैंक। बहुत शानदार क्लोज हुआ था कल, और आज ओपनिंग एक बार उसकी ओर चेक कर लेते हैं। फेडरल बैंक की ओपनिंग ठीक ही लगेगी, और डेरिवेटिव्स का डाटा भी इसका ठीक बन रहा है, शुरुआत में 2-4 मिनट में बना है। एक बार संतोष जी आप चेक करेंगे फेडरल बैंक। यस, क्योंकि फेडरल बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, क्योंकि इसने कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 124 के आसपास इसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया है। तो अगर मार्केट से थोड़ा भी सपोर्ट मिला तो ये आउट परफॉर्म करते नजर आएगा। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 130 का है, इसका 20 डे मूविंग एवरेज 130 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जहां पर इसको 133 नेक्स्ट टारगेट लेवल रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो फेडरल बैंक पे व्यू रहा। इस वक्त प्राइस गेनिंग के हिसाब से आप देखिए एफएनओ के डेरिवेटिव के कुछ काउंटर्स में आपको अच्छा लॉन्ग बिल्टअप, तो कल भी हमने देखा था वायर्स एंड केबल्स के स्टॉक्स, फिनोलेक्स केबल में अच्छी मूव थी, पॉलीकैब में मूव थी, और आज भी आपको अच्छा रुझान वहां पर इंटरेस्ट दिख रहा है। क्या पॉलीकैब आज के लिए एक काउंटर हो सकता है? कुछ देखिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, वॉल्यूम उतने ग्रेट नहीं है जितना हम चाहते, बट देन दैट वी कैन अंडरस्टैंड गिवन द मार्केट सिनेरियो। लेकिन बिल्कुल मोमेंटम है। अपना जो इसका की रेजिस्टेंस जोन था, विच इज 3000 टू 3050 के जो जोन्स थे, उसके ऊपर ट्रेड करने में ये सक्सेसफुल रहा है। तो बिल्कुल इसमें आप एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। हालांकि हमें हल्का सा आरएसआई पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे लॉन्ग बिल्डअप आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, वो होगा करीब 3040 3030 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। जो मेरा पहला टारगेट निकल के आ रही है 3150 का, और दूसरा टारगेट जो है ये निकल के आ रहा है 3200 का। नाउ व्हाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट, एक स्टॉक जो मेरी नजर में भी आया था आज के लिए फ्रॉम दिस स्पेस इज राजरत्न ग्लोबल वायर्स। ये स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से। दैट इज आल्सो वन स्टॉक दैट शुड बी ऑन योर रेडार। अच्छा खासा एक हमने फॉल देखा है, अब स्टॉक एक टर्न अराउंड अटेम्प्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से दैट इज आल्सो वन स्टॉक जो आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, वायर्स एंड केबल्स में। लेकिन अब रिलायंस से आपको पार्टिसिपेशन दिख रही है आज, लगभग 0.25% की बढ़त आपको रिलायंस पे दिख रही है, और अगर ये स्ट्रैंड देता है तो निफ्टी को और पुल कर सकता है। क्या हेवी लिफ्टिंग आज रिलायंस कर सकता है, सुमीत? जी बिल्कुल, रिलायंस का देखिए 2400 ये एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो बिल्कुल आप वेट कीजिए। 2400 मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज के लिए एक रेजिस्टेंस है, तो अगर क्रॉस कर रहा है तो ही मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूँगा। अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो आप 24 के नियर बाय अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2410, बट आई विल वेट फॉर दिस लेवल टू सस्टेन अबव। दो चीज़ें मैं आपको नोटिस कराऊंगा। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन वाली प्लेट एक बार सामने लेके आएगा, जिसमें वायदा एनएससी बीएससी तीनों का होता है। निफ्टी 50 का मैं बता देता हूँ, 39 शेयर इस समय हरे निशान में, 11 शेयर सिर्फ लाल निशान में। आज फर्स्ट डे है मार्च सीरीज का, आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है। इस हफ्ते के अंदर जो गिरावट हुई थी इंडेक्स के अंदर वो करीब 2.25% हुई थी, कुल गिरावट थी 3.25% की, तो मेजॉरिटी हिस्सा इसी हफ्ते हुआ था। इसलिए इस हफ्ते का रेवेंज इसी हफ्ते के आखिरी दिन में लिया जा सकता है। उसके लिए आप देख रहे होंगे एफ एंड ओ के आज शेयर ऑलमोस्ट डबल हैं। आप एनएससी के एडवांस डिक्लाइन भी चेक कीजिए, बीएससी के एडवांस डिक्लाइन भी चेक कीजिए। एक पॉइंट मैं और नोटिस करवा देता हूँ, वो है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आज शुरुआत में बढ़ा नहीं है बल्कि 3% टूटा हुआ है। हालांकि इस 3% टूटना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत में जब आप पुल बैक वाले हो तो 3-5% भी बड़े नोटिसेबल हो जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं 3% की गिरावट है, इसलिए उम्मीद है शायद थोड़ा और हम खिंच के ऊपर आ जाए।
ये हर 50 पॉइंट 60 पॉइंट पे हमको उम्मीद जग रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि अभी बहुत प्रीमेच्योर है, बार बार अपने रेजिस्टेंस से टकरा रहा है। अगर 15 मिनट का कोई चार्ट खोल के देखेगा तो उसको साफ पता लग जाएगा कि निफ्टी कैसे टकरा के रुक रहा है। आगे बढ़ते हैं, शेयर्स पे आ जाते हैं सीधा कि शेयर्स के अंदर आज कहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन रहा है। अबोर्ड इंडिया, एक बार जरा ये शेयर चेक कीजिए। खुश, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है क्या? अबोर्ड इंडिया देखिए बेस फॉर्मेशन तो स्टॉक में बहुत क्लियरली विजिबल है। 20,000 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, और आज इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया। हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, उसके पास ही ट्रेड कर रहा है, बट डेफिनेटली एक स्पाइक तो इसमें है। और पिछले 2 दिनों में से लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिला था। सो मेरे हिसाब से दिस इज वन पॉकेट जहां पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए 20,000 के जो लेवल्स हैं ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसमें आपके लिए 21,200 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 21,800 का। तो इन लेवल्स के हिसाब से आप इन टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, महिंद्रा लाइफ को लेके आइए डायरेक्टर साहब। 6% नीचे है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करना। हमने आपको सुबह बताया था वहाँ पे एक मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है जो 7.5% स्टोरी लेके आइए डायरेक्टर साहब। अरविंद सुब्रमण्यम जो वहाँ के MD थे उन्होंने छोड़ा और स्टॉक में 7% का क्रैक। अभिषेक जैन हमारे साथ हैं। अभिषेक, इस पूरी खबर को आप कैसे एनालाइज करेंगे? 350 रुपये के हिसाब से है। अमित कुमार सिन्हा नए CEO बन गए, कल कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई थी। इतना क्या बिगड़ गया कि 10% स्टॉक तोड़ दिया गया? देखना चाहिए क्या इस भाव से? देखिए व्यू यही है कि अगर आप देखेंगे ये आज पूरी महिंद्रा ग्रुप कंपनीज में ट्रांजिशन हो रहा है राइट नाउ। तो जैसा बीच में न्यूज भी आया था अभी पूरा, इट्स नॉट ओनली इन महिंद्रा लाइफ ओनली, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ऑल्सो अगर आप दूसरी कंपनी देखेंगे, टेक महिंद्रा में भी बात चल रही है कि दे आर ब्रिंगिंग डाउन न्यू CEO बहुत जल्दी राइट नाउ। तो ये ग्रुप ट्रांजिशन स्पेस चल रहा है राइट नाउ। हो सकता है कि आज कुछ फंड सेलिंग आए बिकॉज अरविंद सुब्रमण्यम was there with the company for a long period of time, but अगर आप अमित सिन्हा का भी आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये कंपनी में आज की तारीख में महिंद्रा के बोर्ड में कम से कम 2020 से बैठे हुए हैं राइट नाउ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यू शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ए बाय। हो सकता है कि सुबह आपको कुछ इन्वेस्टर्स जो जिनको कंसर्न है भाई कि नया मैनेजमेंट आने से उसका इम्पैक्ट रहेगा, वो उनकी सेलिंग दिख सकती है। बट डेफिनेटली व्यू यही है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 340-300 आप ट्रांचेस में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आगे जाके जब भी यानी बिकॉज ग्रुप को लेके मेरे को कोई परेशानी नहीं है। और डेफिनेटली इनके जयपुर और दूसरी जगह पूना और जहाँ इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह है राइट नाउ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुंबई वगैरह में। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अ बायर, और डेफिनेटली वर्थ एडिंग है आज की तारीख में। इम्पोर्टेंट पॉइंट महिंद्रा लाइफ पे अभिषेक जैन का आता हुआ। सुमित, KSB पंप्स में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। KSB पंप जरा चार्ट चेक करके देखिए डायरेक्टर साहब। हुआ क्या है कि KSB पंप से कल शाम को नतीजे आए जो बाजार को पसंद आए हैं। और वैसे भी ये जो पंप्स और मिड टीयर इंजीनियरिंग टाइप की कंपनी हैं इसको लेके बाजार में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। 2,000 रुपये का भाव है। 6 महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। KSB पंप्स, ओहो, ऑलरेडी 1 साल में डबल हो चुका है ये स्टॉक। बहुत ज़बरदस्त चला ये, और शक्ति पंप दोनों बहुत चला करते थे, फिर ये जो है ओवरटेक कर गया। KSB पंप, सुमित चार्ट्स पे बता कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेस आप बोल सकते हैं। 1960 1970 एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आप देखिए पिछले 4 महीने से यहीं से ये स्टॉक बार बार नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन आज का जो करंट कैंडल है एक गैप अप ओपनिंग है, तो बिल्कुल आप इसको सस्टेन होने दीजिए। अगर ये 1980 के ऊपर सस्टेन हो रहा है और क्लोजिंग बेसिस पे मुझे आ रहा है तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूँगा। रेडिंगटन में जो 25% इक्विटी चेंज हुई है, अभिषेक आपने मौका लगा आपको देखने का कि ये इंटर से है या कोई डील हो गई इसमें? अभी पता नहीं चल पाया, अभी मैं आपके चैनल पे हूँ तो इस कारण से पता नहीं कर पाया हूँ, बट जैसे ही कुछ होगा I'll keep you posted। अभी तो इसमें कोई जो 18 करोड़ शेयर के होल्डर थे, हमने जब उनके ऊपर नजर डाली तो पता चला कि वो प्रमोटर कंपनी है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इंटर से है, लेकिन और डिटेल में जाना पड़ेगा। रेडिंगटन आपने नजर डाली है क्या संतोष रेडिंगटन पे? डिस्कस किया था रेडिंगटन का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। एक ब्लॉक डील के बाद ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जब तक ये गैप फिल कर सकता है 170-72 के आसपास का, बट वो लेवल आता है तो फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। तो जब तक ये 170 के नीचे बंद नहीं होता व्यू बुलिश है, और ऊपर में जैसे 181 के ऊपर निकलता है फ्रेश मोमेंटम
बॉटम देखने को मिलेगा, फिर हमको शायद फ्रेश हाई देखने को मिल सकते हैं जो इसमें 200 रुपए के आसपास के थे। कोशिश तो हो रही है। और आज के अगर आप दिन देख रहे हैं इंडाइसिस के हिसाब से तो बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा ज़्यादा प्ले, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखेगा और होना भी चाहिए। कल उसने फर्स्ट साइन दे दिया था जो 40,000 के ऊपर, सिर्फ 5 पॉइंट हरे निशान के साथ वो बंद हुआ था, जबकि निफ्टी लाल निशान में था। दूसरा, थोड़ा पिटा हुआ ज़्यादा है। दूसरा, अपने अहम सपोर्ट पे है। इसके निफ्टी के जो सपोर्ट टूटे थे वो 2 टूटे थे, इसके 3 सपोर्ट टूटे हैं। तो ये तीसरे सपोर्ट से पुल बैक टिपिकली लेने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। अगर किसी को ट्रेड रखना हो और शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो कम से कम 400 पॉइंट इंट्राडे में चांसेस है बैंक निफ्टी के चलने के लिए। बट अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कीजिएगा जो भी आपको काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दो शेयर और हैं जो कि मार्केट के अंदर थोड़ा अच्छा आज प्ले दिख रहे हैं। इंडियन होटल्स के बारे में सुबह सुबह चर्चा हुई थी, इस पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए खुश। इंडियन होटल्स बिल्कुल, देखिए लॉन्ग बिल्डअप इस स्टॉक में हमें देखने मिला था कल। अच्छा खासा अपमूव है, वॉल्यूम्स तरह से थिन है, लेकिन इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो इसके मीडियम टर्म एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये भी दर्शा रहा है कि इसका जो ट्रेंड है ये इंटैक्ट है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी हमें इसमें जो मोमेंटम है ये लौटते हुए दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से इसको आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉक में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। कपल ऑफ टाइम्स 300-305 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिबाउंड किया है। इस रैली में भी हमने वही देखा। सो ये जो लेवल है 300 का, ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लें। 320 ये जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेंगे। एंड 330 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। 330 जो है ये आपके लिए एज अ सेकंड टारगेट एक्ट करेगा। सो हो सकता है थोड़ा सा स्लगिश रहे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े, लेकिन ट्रेजेक्टरी जो है ये स्टॉक की ऊपर की तरफ ही है। ठीक है अभिषेक, 2 ऐसे शेयर्स हैं मार्केट के अंदर जो कि स्टार्टअप कंपनियां से लिस्ट होगी मार्केट के अंदर, पिटाई हुई, पीबी फिनटेक और जोमेटो। उन दोनों के प्राइस को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों में रेस सी लग रही है कि हम तेजी से पुल बैक करेंगे, वो कहेगा मैं तेजी से पुल बैक करूंगा। दोनों में प्राइस का फर्क है, बिजनेस का फर्क है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन जीतेगा कौन परसेंटेज में? पीबी फिनटेक ज्यादा अच्छा रिकवर कर जाएगा या फिर जोमेटो? किसके बिजनेस और भाव पे आपको ज्यादा ट्रस्ट है? मेरे को दोनों ही बिजनेस मॉडल पे काफी ट्रस्ट है। व्यू ये है कि और अभी जो करेक्शन आया था तब हमारी डेस्क पे से अपॉर्चुनिटी टेक्निकल बाय में यूज भी किया था। दोनों कंपनीज अपने अपने सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट लीडर है राइट नाउ। अगर आप जोमेटो की बात करेंगे तो आज की तारीख में 40% से ऊपर का इनका मार्केट शेयर है। और सेकंड इम्पोर्टेंट ये है राइट नाउ, आज जोमेटो का अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने जो कंपनी के नंबर्स वगैरह भी थे, इन्होंने लॉसेस वगैरह जो बात की थी राइट नाउ, ईबिटा adjusted EBITDA पे they are very close to getting into the positive side right now। तो बिकॉज इनका ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। सो इस कारण से अगर आप स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे तो हो सकता है पीबी फिनटेक के नंबर्स इस बार काफी ज्यादा उत्साहित थे राइट नाउ। और बट दोनों कंपनीज हैं आज जैसे मैं हम बात कर रहे थे काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज से, तो दे आर लॉन्चिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इन कंसल्टेशन विद पीबी एंड फिनटेक। तो आप बिजनेस मॉडल की आप स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं राइट नाउ। ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म में 80 से 90% का मार्केट शेयर है राइट। और जोमेटो की बात करेंगे तो जोमेटो में आज की तारीख में जब अमेजोन और उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने आज उनको आके मार्केट लीडरशिप वो आ गए और उन्होंने मार्केट को छोड़ दिया है। तो और वैल्यूएशन वाइज अब हो सकता है जो रेशियोज आप मार्केट देखती है उसमें प्राइस टू सेल्स और उसपे रेशियोज पे ये काफी रिलेटिवली अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और में अट्रैक्टिव आ गए थे जब 50 रुपए के आसपास और 300 पीबी फिनटेक 450 के आसपास आ गया था, 380 और 400 के लेवल पे। तो वो लेवल पे डेफिनेटली आज लोगों ने बाय किया होगा तो उसका काफी बेनिफिट मिल रहा है। और यही स्टॉक्स में अगर आप 2 साल का 3 साल का व्यू बना के रखेंगे, मेरा ये व्यू है कि जो लीडरशिप रहेंगे वो बिजनेस मॉडल विल सस्टेन और वो बिजनेस मॉडल आगे जाके काफी अच्छा काम करेंगे। तो दोनों ही स्टॉक्स में हमारा पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, ऑलराइट, पॉजिटिव व्यू आपका। लेकिन आप साथ साथ में कुछ विजुअल्स देख रहे हैं। G20 की बैठक में पीएम मोदी एड्रेस भी कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी आ रहे हैं, लगातार जो फ्लैशेस होंगे वो भी हम तक लेकर आएंगे। और लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स भी देखें आप। चलिए एक बार सुन लेते हैं पीएम मोदी जी क्या कह रहे हैं। Have embraced digital payments. In fact, during our G20 presidency, we have created a new system. This allows our G20 guests to use India's path-breaking digital payment platform, UPI.
as you make use of it and experience its ease of use, you will understand why Indian consumers have adopted it so willingly. Examples like UPI can be templates for many other countries too. We would be happy to share our experience with the world. And the G20 can be a vehicle for this. Excellencies, I once again thank you all for your participation in this important meeting and wish you all the best for very productive and successful discussions. चलिए, तो ये वित्त मंत्रियों की बैठक में खास पीएम मोदी एड्रेस कर रहे थे और लगातार इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। लेकिन इस बीच मार्केट पर आप देखें तो पिछले 5-7 मिनट में जो डिफेंसिव जो बेट्स बढ़ी हैं वो डिफेंसिव बेट्स की तरफ बाजार थोड़ा सा टिल्ट तो दिख रहा है। डिविस लैब जैसे काउंटर्स हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, सन फार्मा हो और कुछ एफएमसीजी बेट्स में आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, यहाँ थोड़ी सी तो बढ़ रही हैं बेट्स। क्या बाजार अभी से डिफेंस एक मोड में तैयारी कर रहा है सुमित, अगर डिफेंसिव बेट्स को देखें तो, और नीचे भी आया थोड़ा सा? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हमारा डिस्कस हुआ तो मार्केट का एक 17,600 और 17,650 ये दोनों जो लेवल्स हैं अभी भी वॉच रहेगा। आई विल वेट फॉर अ 30 मिनट और 1 आवर कैंडल टू क्लोज अबव द लेवल्स फॉर द न्यू लॉन्ग पोजीशंस। तो जैसे अभी भी बात हुआ कि टिल द टाइम सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। जैसे कि अभी आपने 2-3 स्टॉक्स के नाम बोले, डिविस लैब देखिए आज 2% अप है। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक चार्ट चेक करेंगे तो अगस्त 2020 में एक गैप अप हुआ था, वो गैप को अभी लास्ट वीक ही पूरा कंप्लीशन हुआ है। तो वहीं से ही मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्सल हो रहा है और आज भी काफ़ी अच्छी कैंडल है। अगर आप पिछले 8 सेशन देखेंगे तो डे बाय डे उसका जो क्लोजिंग है दैट इज ऑन द हायर हाइक बेसिस। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक कैंडिडेट है। बिल्कुल मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए आप 2740 का और अपसाइड में मुझे लग रहा है 3250 तक ये आ सकता है। अगर इंट्राडे लेके आइए निफ्टी बैंक निफ्टी को तो स्ट्रगल दिखाई दे रहा है आपको, बहुत रनअवे रैली नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की अंदेशा था, आई है 10-15 मिनट में। ये देखिए इनफैक्ट हाई लगा के नीचे आना शुरू हो गया, बाजार डायरेक्शन चेंज हो गया। बैंक निफ्टी भी लेके आइए डॉक्टर साहब। सो मामूली एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग का बाउट आपको दिया शॉर्ट वालों ने, शॉर्ट ने अपना प्रॉफिट बुक किया लेकिन उसके बाद रुक नहीं पाया बाजार 40,100 के ऊपर। इस भाव से भी अगर शॉर्ट करना चाहिए क्या संतोष? आप नीचे इंट्राडे में कहां तक देखते हैं बैंक निफ्टी को जाते? यस, मैंने जैसा डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में तो वॉलिटिलिटी रहेगी, मार्केट कोशिश करेगा बॉटम फाइंड करने की, लेकिन अभी फिलहाल हो सकता है एक बार शायद हम 40,000 के नीचे स्लिप होते नजर आए। 39,920 तक का लेवल टेस्ट करें, स्पॉट बैंक निफ्टी की बात करें, वहां जाके शायद हम कोई सपोर्ट ले। मॉर्निंग में जैसे मेटल स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक फार्मा में बाइंग देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ तो वॉलिटिलिटी वाला रह सकता है, सेकेंड हाफ में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बताऊं मैं वो है LNT, जरा 2 महीने या 3 महीने का देखिए, 2 सीरीज में 150-200 रुपए LNT चला है। सुमित, क्या यहाँ पे अनवाइंडिंग आएगा? अब चला हुआ स्टॉक है, ये देखिए 5% चला है 3 महीने में, बट अगर आप देखें 2050 वाला अभी 2 दिन पहले तक 2240 का भाव लगाया है, वहाँ से घूमा, कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग शुरू हुई है। चार्ट देख के बताइए, इससे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो ऑलरेडी लॉन्ग है या इवन शॉर्ट अटेम्प्ट करना चाहिए रैली पे? यहाँ पे देखिए मैं अभी भी यहाँ पे शॉर्ट के लिए नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर हाँ जैसे अभी आपने बोला कि किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है एक 2120 ऑन द क्लोजिंग बेसिस आप उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन नीचे भी अभी आप एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो पिछले 6 महीने का एक ट्रेंड लाइन अभी भी वहाँ पे बना हुआ है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है, वहाँ पे एक मैं फिर से री एंट्री एक कैंडिडेट देखूंगा, बट आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। बट एज ऑफ नाउ नो फ्रेश पोजीशन। ओके, कोई फ्रेश पोजीशन LNT पर आप नहीं देखेंगे। लेकिन आज आपको फिर से ऑटो एंसिलरी के कुछ काउंटर्स तो हैं, स्मॉल कैप ही हैं, लेकिन इनमें मूव है। और बिल्कुल फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्पेस में भी आपको थोड़े से काउंटर्स तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कंजम्पशन थीम तो थोड़ी सी दिख रही है। टाटा कंज्यूमर क्या एक स्ट्रॉन्ग काउंटर दिख रहा है ऐड करने के लिए कुछ?
वेल देखिए, शार्प फॉल है, बहुत ही ज्यादा शार्प फॉल है, बेस बनने की अटेम्प्ट हो रही है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। इतनी शार्प फॉल के बाद ये जो हम एक रिबाउंड देख रहे हैं, दिस इज मोर ऑफ लाइक अ डेड कैट बाउंस। यहाँ पे हम हो सकता है फिर से सेलिंग आते हुए देखें 725 726 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो मेरे हिसाब से दिस प्रॉब्ली बी लाइक अ गुड एंट्री, रादर एग्जिट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट ना करें, बेटर रहेगा। पेंट्स में आज एक मूव है क्योंकि क्रूड की मूवमेंट दिखती है 1% ऊपर है। क्या एशियन पेंट पे आज के ट्रेडिंग के लिए, आज के सिर्फ लिहाज से ट्रेडिंग गेन्स के लिए क्या आप इन लेवल्स पे एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे संतोष? एशियन पेंट्स की बात करें तो काफ़ी इसमें हमने पेन देखा है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल है 2700 के आसपास, 2690 से 2700 के बीच में, वहाँ डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो रिस्क लेना चाहता है तो 2680 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। ऊपर में जिसको पहला हर्डल रहेगा 2775 से 80 के आसपास आएगा, उसके ऊपर निकलेगा तभी इसमें कोई शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। फिर हमको 2900 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर भी रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए कोई रिस्क ले सकता है। नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए 2690 का और बाइंग कर सकते हैं। जेंटलमैन बने रहिए हमारे साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पिछले 1-1.5 साल में ज़बरदस्त पैसा बनाया उसने, और आप सब ने ट्रेड और इन्वेस्ट भी किया होगा। वो है रियल एस्टेट इंडेक्स। रेटर साहब लेके आइए रियल एस्टेट इंडेक्स को लास्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी आप ला सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या है, रियल एस्टेट स्टॉक्स और सेक्टर 10 साल के बाद रिबाउंड देना शुरू कर दिया था उसने 2020 से। उसके बाद कोविड का अनफॉर्चुनेट मामला हुआ। कोविड के बाद और बड़े बड़े घर लोग खरीदने लगे। जो 2 बेडरूम में थे वो 4 बेडरूम के सपने देखने लगे, जो 4 में थे वो विला के सपने। और आपने इसीलिए कुछ ऐसे कमेंट्री भी सुनी होगी बड़े देश के ओबरॉय जैसे और दूसरे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स की इन्वेंट्री बड़े घरों की ख़त्म हो गई थी और सबसे ज़्यादा डिमांड थी। और उसके बाद हमने देखा है कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ बहुत सॉलिड थी सारे मिड, लार्ज, स्मॉल सभी डेवलपर्स की। लेकिन अगर आप देखें कि इंडेक्स जो है रियल्टी इंडेक्स, वो लास्ट कुछ महीनों से टॉपिंग आउट पैटर्न दिखाने लगी। और लोगों का डर ये है कि एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स और भी कुछ अगर होगा यहाँ से 1-2 और हाइक, कहीं ना कहीं थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ को लगाम दे सकती है। ये देखिए निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 6 महीने में 15% नीचे है। लोधा जैसे स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट अपने पूरे गेंस, 1400 वाला स्टॉक 850। कहीं ना कहीं लोगों का व्यू, ये डर है। क्या ये डर एकदम सही है? क्या वॉल्यूम ग्रोथ पे एक आंच आ सकती है? पंकज कुमार, वाइस प्रेसिडेंट कोटक सिक्योरिटीज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पंकज, गुड मॉर्निंग और 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। देखिए, हमने देखा कि होम ओनरशिप की जो होड़ कोविड के बाद से देखिए वो कई लंबे समय तक नहीं देखी गई, और उसी के चलते चलते स्टॉक्स भी चले। इनफैक्ट डीएलएफ ने 1 लाख करोड़ का एमकैप 10 साल के बाद वापस रीगेन किया। लेकिन अब यह डर आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी थमेगी। मैं ये नहीं कह रहा रिवर्स हो जाएगी रियल्टी स्टोरी, बट ओनरशिप के ट्रेंड्स क्या थोड़े थमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बढ़ गई है, प्राइसिंग बहुत बढ़ गई है। क्या कहेंगे आप? गुड मॉर्निंग। तो जैसा हमने देखा है, जैसा आपने बताया कि ऑफ कोर्स रियल स्टेट में पिछले 2 सालों में काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है। इनफैक्ट कंपनीज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जो बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड स्टॉक्स भी अच्छे मूव हुए। बीते कुछ महीनों में हमने देखा है कि एक थोड़ा सा मॉडरेशन आया है ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन द इंडेक्स। लेकिन फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, जो रियल स्टेट सेक्टर की जो फंडामेंटल है, ये जो अभी की फंडामेंटल है, पिछले वो 10 साल पहले की फंडामेंटल से काफी डिफरेंट है। बिकॉज अगर हम स्टोरी देखें व्हाट हैपेंड पोस्ट 2015, रेरा आया, डीमोनेटाइजेशन हुई, इसके वजह से ये सेक्टर काफी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम कंसोलिडेशन थीम देखें सेक्टर में, तो जो बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स हैं या जो लार्ज प्लेयर्स हैं, उन्होंने काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है और उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट कोविड के दौरान ही मार्केट शेयर इनके डबल डिजिट हो गए हैं ओवरऑल, अगर इंडियन रियल एस्टेट की बात करें, सेक्टर की बात करें तो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सेल्स वॉल्यूम तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन लॉन्चेज रिलेटिवली पिछले जो 10 साल पहले जैसे लॉन्चेज हो रहे थे वैसे लॉन्चेज नहीं हुए। तो ड्यू टू दैट द सेल्स टू लॉन्च रेशियो हैज गॉन अप टू मोर देन 1 टाइम। इनफैक्ट अगर आप करेंट इन्वेंट्री की बात करेंगे तो अभी सिस्टम में जो इन्वेंट्री है अराउंड 2 साल के आसपास जो इन्वेंट्री है। और ऑन द अदर हैंड, इन द लास्ट क्वार्टर ऑल दीज कंपनीज हैव रिपोर्टेड मोर देन 20% ग्रोथ इन सेल्स वैल्यू एज वेल एज वॉल्यूम टर्म्स। तो ये डिमांड सप्लाई
इन द करंट सिनेरियो लुक्स मोर इन फेवर ऑफ डिमांड। तो सेल्स वॉल्यूम अभी भी काफी स्ट्रांग है एंड लॉन्चेस पाइपलाइन ये जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अभी स्ट्रांग हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड विल सी फॉर द ब्रांडेड प्लेयर्स स्पेसिफिकली एंड द लार्ज प्लेयर्स वॉल्यूम में ऐसा कोई एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट सीन एनी कंसर्न। ऑलराइट, पंकज ऐसे केस में कौन से क्योंकि हमने देखा कि रियलिटी इंडेक्स 7 मंथ्स के अपने लोस पर है, ऐसे में कौन से स्टॉक्स में आपको अच्छी वैल्यू दिख रही है? इनफैक्ट हम करीबन 10-12 स्टॉक्स जो कवर करते हैं और उसमें बारिंग गोदरेज प्रॉपर्टी जहां पर हमारा एक सेल रेटिंग है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न, वी आर पॉजिटिव ऑन कंपनीज लाइक प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, ब्रिगेड. So these are some of the stocks where we can see over a longer period these stocks can give very good returns. इनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है एंड लॉन्च पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना व्यू ये शेयर करने के लिए। तो आपकी टॉप बेट्स ये रहेंगी, लेकिन एक बार टेक्निकल चार्ट पर भी देख लेते हैं अगर बाउंस बैक आता है यहाँ से, क्योंकि अभी तो ये सारे स्टॉक्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी हो, प्रेस्टीज हो, ब्रॉय हो, डीएलएफ हो, इन सब में आप नीचे के लेवल्स देख रहे हैं। क्या कहाँ पर आपको लग रहा है कि सपोर्ट लेकर कौन से शेयर्स सुमित पहले बाउंस बैक करेंगे? देखिए, अगर मैं बाउंस बैक कैंडिडेट की बात करूं तो करीबन 10 से 15 सेशंस पहले भी हमने ओवरऑल रियलिटी पे बोला हुआ था। एज पर द टेक्निकल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा 850 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड एंड अराउंड रिवर्सल कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक को। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट इज़ अराउंड 790। तो एक बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना, यहाँ से करीबन ये रहेगा आपका 6 से 7% का स्टॉप लॉस, बट इट इज़ फॉर द 3 to 6 मंथ्स टाइम फ्रेम। तो बिल्कुल आप एक्यूमुलेट कीजिए। अगर अपसाइड में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये 975 और 1025 ये हमारे 2 टारगेट रहेंगे। ऑलराइट, एक बार लोधा भी समझ लेते हैं। कुछ लोधा का आईपीओ आया था, अगर आपको याद हो, 485 रुपए के आसपास। बड़ा सॉफ्ट आईपीओ चला, लेकिन आईपीओ के आने के बाद, लिस्टिंग के बाद, वन साइडेड स्टॉक ने पैसा बनाया लोगों का। 1400 के आसपास टॉप आउट हुआ, 1200-1400 के बीच में कहीं फ्रॉम नॉट, हाँ 1400, हाँ 1450, 1490 के आसपास भी गया। फिर वहां से ये नीचे आने लगा। क्या ये 800 रुपए के आसपास मौका दे रहा है? अगर बाजार यहां से घटता है 700-750 पे, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के लिए लेना चाहिए क्या? अच्छा, देखिए 800-815 के जो लेवल्स हैं ये एक्चुअली इसके लिए एक नियर टर्म सपोर्ट जोन थे, मीडियम टर्म सपोर्ट जोन थे। उनको ब्रेक करके बहुत ही तेजी से ये नीचे गया है। अब मेरा कंसर्न ये है कि इतनी तेजी के इतनी फॉल के बाद भी हमें कहीं ना कहीं इसमें स्टॉपर नहीं दिख रहा है। 775 के जो जोन्स हैं, 750 के जो जोन्स हैं, ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। अब इसमें अगर बाउंस आ सकता है तो उसका सबसे इमीडिएट कारण जो रहेगा वो है ओवरसोल्ड टेरिटरी। आप डेली चार्ट पे देखिए, इसका RSI 18 के नीचे चला गया है, विच इज एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। जो मेरे हिसाब से उस लिहाज से इसमें एक बाउंस आते हुए दिख सकता है, लेकिन दैट्स नॉट बाय यू वुड एंटर दिस स्टॉक। थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक को रिबाउंड होने दें, लेट द स्टॉक फॉर्म इट्स बॉटम, लेट इट अटेम्प्ट रिबाउंड, फिर हम इसमें एंटर करेंगे। हो सकता है करीब वो 775 750 के जो जोन्स हैं इसके बीच में मिले। तब तक मैं इसको मेरे रेडार पे वेट एंड वॉच के लिए ही रखूंगा। फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे कहीं भी इसकी फॉल जो है ये थमते हुए नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, संतोष है ना हमारे साथ। संतोष, अभी बात करते करते निफ्टी देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी डेज लो, कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रहा है बाजार, और इसीलिए जो वीक बेयर्स हैं उन्होंने अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में थोड़ा बहुत कवर किए, और आज पहले 15-20 मिनट में उन्होंने कवर किए। जो स्ट्रॉन्ग बेयर्स हैं वो अभी भी अपना शॉर्ट होल्ड करके बैठे हैं, इनफैक्ट राइजेस पे और शॉर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा उतर गया बैंक निफ्टी टॉप से, और निफ्टी भी इंट्राडे ये जो जारी हुई है। एक बार आप ही बता दीजिए कुछ, आपका क्या टारगेट है इंट्राडे नीचे? है विच इज 17,455। ये मेरा निफ्टी पे पहला टारगेट रहेगा, लेकिन जैसा मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ, मेरे लिए 17,350 इज द नेक्स्ट नंबर दैट आई एम लुकिंग एट। ये बाउंस आते रहेंगे। सुबह भी हमने यही बात की थी, दिस विल प्रोबब्ली बी लाइक बेयर मार्केट रैली। थोड़ी सी हमने इसमें अपस्विंग आते हुए देखी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, वीक बेयर्स जो ही एग्जिट कर चुके हैं। एक केस इन पॉइंट में और यहाँ ऐड करता हूँ, मैं ऑप्शंस डेटा जो रेगुलरली ट्रैक करता हूँ, आप उसमें देखिए सुबह जब हम ओपन हुए थे तो 17,600 के कॉल में जो बेस था वो 17,500 के पुट से काफी कम था,
लेकिन आज जो हमने एडिशन देखा है प्रैक्टिकली डबल हो गए हैं द नंबर ऑफ कॉल्स ऑन 17,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है इस पे, और मार्केट खुल के अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंसेज हैं ये स्टिफ होते हुए नजर आएंगे। 17,500 हम कोशिश कर रहे हैं होल्ड करने की, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। हो सकता है आज करें, हो सकता है आने वाले हफ्ते में, बट मेरे हिसाब से दिस मे नॉट सस्टेन, और डेटा भी फिलहाल वही सजेस्ट कर रहा है। मुश्किल तो है, खैर इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपको देख भी रहे हैं इंडेक्स पे। हालांकि एक चीज़ अभी भी मैं फिर से बोलूँगा कि आज इंडिया विक्स जो आपको 5% नीचे होगा के दिख रहा है ना, ये शायद बाजार के लिए थोड़ी हेल्प कर सकता है। सब पॉइंट्स को नोटिस कीजिए, ऑप्शंस डाटा को, विक्स को, मार्केट के बियर्स और बियर ट्रैप को, या बुल्स ट्रैप को माफ़ कीजिए, और एवरेजेस को। ये चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम कोशिश कर रहे हैं बार बार हम आपके सामने लेके आएँ। आज हमारी खास पेशकश भी है, आपको मालूम ही है कि 11 बजे मार्केट की गपशप करेंगे, 12:30 बजे के आसपास हमारा एक खास कार्यक्रम है गर्मी के गर्म शेयर, और फिर हम 1:30 बजे, 1:30 या 1:30 बजे, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसको समझिए। और इसमें हम जो शेयर लेके आने वाले हैं वो यूक्रेन और रूस के बाद मार्केट कितना हाल इसका बेहाल हुआ और कितने इसके हालात सुधरे हैं, इसको लेकर हम आपके सामने कार्यक्रम लेके आने वाले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 1-2 शेयर मेरी लिस्ट में भी और भी हैं, जरा चेक करवा लेते हैं कि उनमें क्या करें। जेके सीमेंट, अगर मेरे को सीमेंट में अल्ट्रा, अंबुजा, एसीसी वगैरह ना खरीदना और थोड़ा नीचे आना हो, तो क्या मैं जेके सीमेंट पे पोजीशनिंग ले सकता हूं क्या? संतोष एक बार जरा बताएं आप। यस, जेके सीमेंट की चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो लुक्रेटिव है, क्योंकि स्टॉक ने बेस बनाया, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया था। अब एक छोटे से पुल बैक के बाद अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करा और फिर से चलने के लिए तैयार है। मुझे लगता है थोड़ा भी मार्केट को सपोर्ट देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है। नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2765 रुपए का, और ऊपर में जैसे ही ये 2850 के ऊपर टिकता है, हमको एक 3000 की और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। काम सुमित मैं आपको दे रहा हूं, आप तैयार हैं इसके लिए? बहुत जोखिम भरा काम है वो, आप तैयार हैं सुमित? हाँ या ना तो बताओ। बिल्कुल सुमित जी तैयार है ना? तो फिर आप जरा डिविस लैब के बारे में बताओ। डिविस लैब की गिरावट खत्म हो गई है, अब वो बेस बन रहा है, चलने को तैयार है, क्योंकि इस शेयर के बारे में जो तब तक ये कह रहा था कि ये शेयर चलेगा वो गलत साबित हो रहा है। अब डिविस लैब चलने को तैयार है, चार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पे ले लिया। काम थोड़ा खतरनाक है सर। जी डिम्पी जी, एक गैप अप हुआ था अगस्त 2020 में, वो गैप कहीं ना कहीं अब फिल हुआ है। ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 2800 का जो गैप था वो फिलअप हो चुका है पूरा। और यहाँ पे आप देखिए जो सबसे प्लस पॉइंट है, वो बेस टूटा नहीं, और वही बेस आपको 5 से 6 दिन तक कंटिन्यू मेंटेन हुआ। अब धीरे धीरे करके ये एक बाउंस आ रहा है, और डे टू डे बेसिस पे क्लोजिंग भी जो है वो अच्छी आ रही है। तो बिल्कुल आप इसको यहाँ पे पुल बैक का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट काउंट कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। मेरा जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 3250, और 2800 के नीचे एक बफर लेके आप चलिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हो गया डिविज लैब। डिविज लैब का टॉप से 5500 वाला जो है नीचे में 2600-2700 के आसपास बॉटम किया है, और ये देखिए वहां से 2600-2700 से घूमना शुरू हुआ है, और उसके बाद ये स्टॉक इस समय 2925-30 के आसपास अवेलेबल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर बड़ा एक तरह से प्राइस डैमेज हो चुका है और नीचे राउंडिंग बॉटम बना के शुरू हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ मेटल काउंटर्स की, क्योंकि मेटल में भी बड़ा एक्साइटमेंट था। कल 2-3 दिन से हिंडाल्को जैसे स्टॉक काफ़ी चल रहे थे, डेज लो की तरफ आ गए। जरा हिंडाल्को को लेके आइए डायरेक्टर साहब। हिंडाल्को मेटल इंडेक्स डेज लो और हिंडाल्को भी डेज लो, और इसका 1 महीने का चार्ट लेके आइए। हिंडाल्को ऊपर से कितना नीचे आया है ये देखना ज़रूरी है। 440 के भाव से 420-21 तो भी शॉर्ट टर्म में नज़र आ रहा है। ये देखिए 490 तक गया था, 60-70 रुपये तो उतरा है ये पिछले एक सीरीज में। क्या यहाँ से और कमजोरी नज़र आती है? कुछ हिंडाल्को चेक करके बताएंगे। जी हाँ, आ रही है, क्योंकि देखिए 200 डे मूविंग एवरेज इसका 419 पे है, ठीक उसी के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट अगर मान लीजिए वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो डाउन साइड है ये और ओपन हो जाएगा, एंड देन 400 एंड 380 के ये जो दोनों लेवल्स हैं दीज विल कम इनटू प्ले।
एक अटेम्प्ट हुआ था स्टॉक को रिबाउंड करने का, लेकिन वो सेल हुआ है 440 जो आपने बताया लेवल, वहीं पे बहुत बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया ऊपर आने का, बट उसको नहीं क्रॉस कर पाया मीनिंगफुली, और आज हम ब्रेक डाउन देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वीकनेस जो है ये बढ़ सकती है। प्लस मेटल में जो वॉलेटिलिटी है ये हम काफी ज्यादा देख चुके हैं, तो हिंडाल्को थोड़ा सा कॉशियस रहिए। 419 के नीचे अगर ये स्लिप होता है, सो देन 400 एंड 380 के जो लेवल्स हैं, दीज कैन आल्सो कम इनटू प्ले। एक दो शेयर और भी हैं जो इस सीरीज की शुरुआत में थोड़ा नोटिस करवा रहे हैं अपने आप को, उसमें से एक हेवल्स भी है। एक बार संतोष जी आप हेवल्स को चेक करेंगे क्या? हेवल्स आपकी लिस्ट में है इस सीरीज के लिए? इसकी बात करें तो लास्ट सीरीज में इसने अच्छा आउट परफॉर्म किया था, बट ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज 1222 को क्रॉस करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई मेजर वीकनेस नहीं नजर आ रही। तो फोर्थ टाइम में एक रेंज में ये 1170 नीचे और ऊपर 1220, इस रेंज को तोड़ता है तभी कोई फ्रेश मोमेंटम बनेगा, लेकिन अगर ये 1220 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो जाता है तो शायद इस सीरीज में अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है और 1300 रुपए तक के टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। और जरा बताना होगा, वो बताना है HBL पावर, एक कैश का शेयर है HBL पावर, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा एक मूवमेंट आने का तैयार हो रहा है। ये पावर से जुड़ा हुआ शेयर है, हाँ मीटर वगैरह बनाती है कंपनी HBL पावर। एक बार जरा इस पे आपकी रिकमेंडेशन, खुश जरा इस शेयर को चेक करो HBL पावर। मेरा एक बाय कॉल भी था 110 के टारगेट से। अगर मैं देखूं तो पिछले 3 से 4 दिन पहले 109.25 का इसने हाई भी बनाया है, विच इज वेरी क्लोज टू द टारगेट। आप सही कह रहे हैं, इसमें जो मोमेंटम है ये लौटते हुए दिख रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड किया है, बिल्कुल उसी लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लेके बेस बना के एक रिबाउंड दिखाया है, और अब इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो है मीडियम टर्म एवरेज को क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री लें तो 112 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेंगे। दूसरा लेवल जो है वो मेरे लिए 120 का निकल के आ रहा है, जो इसने नियर टर्म हाई बनाया था, विच इज मिड टर्म हाई समवेयर अराउंड अक्टूबर। तो ये 110 के जोन्स क्रॉस होते ही आपके लिए जो मोमेंटम है ये भी काफी शार्प इसमें लौटते हुए दिख सकता है। सो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बाइंग कैंडिडेट्स। CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिक, CESC जो गोयनका जी कंपनी है कलकत्ता वाली, लेके आइए डायरेक्टर साहब 7%। इसमें ऐसा क्या हुआ है अचानक? पावर स्टॉक्स तो चल रहे थे इनफैक्ट। सुमित जरा चेक करके बताएं चार्ट्स पे क्या ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम के साथ है क्या, नीचे में कहाँ जा सकता है? देखिए आज काफ़ी अच्छा एक गैप डाउन हुआ है, और अभी भी आप देखेंगे तो ओपन हाई कैंडिडेट है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे अराउंड 70 एंड 71। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो मैं सलाह दूंगा, अगर ये 70 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो बिल्कुल आप एग्जिट कर लीजिए, वो दैट विल बी मच मोर बेटर। ठीक है, 6.5%। ये अच्छा स्टॉक है, अगर ये मौका दे रहा है तो लेने जैसा हो सकता है। अनलेस एंड इसके अंदर कुछ ऐसी बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो हमें अभी नहीं पता है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। बाजार तो ओवरऑल कमज़ोर है, लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स आज ठीक ठाक कर रहे हैं। ये आपके जितने भी हाई रे गर्मी वाले स्टॉक्स हैं, टिम्पी सुना है कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले 38-39 मार दिया टेम्परेचर, सच है क्या ये? 37 तभी 37 जनवरी में, फेब में। हाँ, ये बिल्कुल बहुत गर्मी हो गई है, बड़ी बात है यार। होली के बाद अप्रैल में टेम्परेचर गर्मी शुरू होती है अक्सर, बट चलिए मैं आपको हाँ बताइए। अभी तो होली शुरू नहीं हुई अजय, और आप ये देखो ना, आज से सिर्फ हम 40 दिन पहले 4 डिग्री के टेम्परेचर पे थे, अब हम 40 डिग्री के टेम्परेचर पर हैं सिर्फ 40 दिन के अंदर ही। ये तो वही बाजार वाली बात हो गई कि अभी हम 4 महीने पहले 18,600 के आसपास थे और अभी 4 महीने बाद हम 17,300 क्रॉस करके नीचे जाने की, वॉलेटाइल हो गया बहुत बाजार की तरह टेम्परेचर भी, इसीलिए हम स्पेशल शो लेके आए। लेकिन कुछ के साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे स्टॉक ऑफ द सीरीज जो थी पिछले हफ्ते, पिछली सीरीज की, और इसकी भी हो सकती है वोल्टास। आज थोड़ा करेक्टिव फेज में सिम्फनी, ब्लू स्टार, ये तीनों हीरो, इनका तो एसी बंद ही नहीं हुआ, समझ लीजिए आप, जैसे 24 घंटे दिल्ली में एसी चलता है गर्मियों में। बताइए जरा कुछ इन तीनों स्टॉक्स को देख के बताइए। बिल्कुल अजय, मोमेंटम तो है ही, एंड जैसा आपने बताया दैट दिस इज अ वेरी वेल नोन ट्रेड दैट इज प्लेइंग आउट, बट द गुड थिंग इज कि प्ले आउट अभी भी हो रहा है। वोल्टास बिल्कुल सही है, हम इसको जरा सा प्रेशर में देख रहे हैं पिछले 1 से 2 सेशंस में, बट दैट इज बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज के पास था,
जरा सा रेजिस्टेंस आया है, ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकती है। अगर आपको वोल्टास करीब 880 890 के जोन्स के आसपास मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग करके चलें। लेकिन इसके सामने अगर मैं ब्लू स्टार और सिम्फनी देखूं तो ये डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्गर अप ट्रेंड में है। यहाँ पे ब्लू स्टार का आप चार्ट देखिए, एक बेस बनाया है स्टॉक ने, अप ट्रेंड दिया, फिर एक बेस बनाया, फिर एक ब्रेकआउट आया है, और ये सारा मूव जो है ये वॉल्यूम बैक्ड है। सो मेरे हिसाब से ब्लू स्टार को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1400 जो इसका सपोर्ट जोन है, इसको आप स्टॉप लॉस लेके चलें। 1500 पहला टारगेट होगा। डोंट बी सरप्राइज, गर्मी बढ़ते बढ़ते इसमें भी जो गर्मी है ये बढ़ जाए और ये 1550 के लेवल्स तक शूट अप कर जाए। तीसरा स्टॉक सिम्फनी, वेरी सिमिलर टू ब्लू स्टार, ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप है, लेकिन फिर भी हम वॉल्यूम बैक मूव्स देख रहे हैं। आप पिछले 3 से 4 दिन का इसमें वॉल्यूम देखें, दैट हैज ओवरशॉट मोस्ट ऑफ इट्स एवरेजेस, तो इसमें वॉल्यूम बैक अच्छा खासा मूव आ रहा है, ये भी आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। हल्के से जो डिप्स आपको मिल रहे हैं, करीब 1150 के लेवल से ये स्टॉक हल्का सा डिप करके आया है नीचे, ये आपके लिए ऐसे गुड एंट्री पॉइंट एक्ट करेगा। यहाँ पे आप एंट्री ले 1090 का स्टॉप लॉस लेके चले। जो यहाँ पे आपके लिए पहला टारगेट है ये 1150 का रहेगा, जो इसने रिसेंट हाई बनाए। जो सेकंड टारगेट है मेरे लिए इसमें 1180 का निकल के आ रहा है। तो सिम्फनी पर तो ये एक टारगेट है। तो आगे 12:30 बजे खास शो आप जरूर देखें। इस गर्मी के माहौल में आपको मुनाफे की ठंडक कौन से स्टॉक दे सकता है, तो गर्मी के कौन से गर्म शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। 12:30 बजे हमारा खास शो बिल्कुल देखना ना भूलें।